हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 बिलियन अर्थात सॉल्यूशन का वन शॉट रिवीजन क्लास लेकर आ चुका हूं, जिसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लो, इन सारे प्रश्नों के सोल्यूशन करेंगे। जैसे बिलियन किसे कहते हैं, हेनरी का नियम बच्चों, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, पार्ट्स पर मिलियन, अनुसंख्यक गुणधर्म, राउल्ट का नियम, बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, स्थिर क्वथी मिश्रण, क्वथनांक में उन्नयन, है ना बच्चों, हिमांक में अवनमन, मोलल अवनमन, स्थिरांक, ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों परसरण दाब, है ना, समपरासरी, अतिपरासरी, बांठ-हाफ समीकरण, बांठ-हाफ समीकरण से विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना, असमान अणुभार किसे कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों एक ही क्लास में खत्म करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और आज आप लोगों को इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम के लिए आप सभी का बल्ले बल्ले होने वाला है। आप बच्चों एमपी बोर्ड से ही नहीं बल्कि अन्य स्टेट वाले बच्चे भी इसे पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, बिलियन। बिलियन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। जैसे बच्चों बिलियन कई प्रकार से हो सकता है। आप लोगों ने दो पदार्थ मिला दिया, हमने यहां पर ले लिया पानी, और पानी में बच्चों, पानी में मिला दिया क्या, शक्कर। ठीक है, पानी में क्या मिला दे बच्चों, शक्कर। तो ये दो पदार्थ आपस में मिल गए तो एक आपका हो जाता है विलायक, पानी को हम बोलते हैं विलायक, और बच्चों जिसे हम घोलते हैं उसे बोलते हैं विलेय। और विलायक और विलेय जब आपस में मिल जाते हैं तो विलयन का निर्माण करते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी का मतलब क्या होता है, जब अच्छे तरीके से मिल जाए। समांगी और विसमांगी में आप लोगों को बताता हूं कि एक गिलास में बच्चों आप लोग पानी ले लो, पानी ले लो, और रेत के कण जब डाल दोगे, ये पानी था बच्चों, क्या था, पानी, और इसमें रेत के कण डाल दो, रेत मिला दो, क्या मिला दो, रेत। तो रेत अच्छे तरीके से नहीं मिलता। लेकिन वहीं पे पानी में जब आप दूध मिलाओगे, पानी में जब आप दूध मिलाओगे तो पानी और दूध अच्छे तरीके से मिल जाता है, वो आपका समांगी मिश्रण कहला जाता है। ठीक है बच्चों। तो विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक तो विलायक और एक विलेय। क्वेश्चन पूछा जाता है सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। अब देखो बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैं पात्र ले रहा हूं, पात्र में सब में जल भरा हुआ है, पात्र है बच्चों, ये पात्र हैं और सब में हम जल भर देते हैं। क्या भर देते हैं, जल। ये जल है बच्चों। ठीक है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल सुपर फास्ट रिवीजन है, ज़्यादा समय लेंगे नहीं। हमने कहा इसमें जल था और अल्प मात्रा में बच्चों हमने अल्प मात्रा में नमक मिला दिया। क्या मिला दिया, नमक। तो ये जो आपस में मिलकर के विलयन का निर्माण करेगा, क्योंकि अल्प मात्रा में नमक था तो वो विलयन हो जाएगा बच्चों तनु विलयन। लेकिन जब नमक की मात्रा ज़्यादा कर दी हमने, नमक की मात्रा ज़्यादा कर दी हमने, तो ये आपका हो गया सांद्र विलयन। क्या हो गया बच्चों, सांद्र विलयन। क्या हो गया, सांद्र विलयन। क्या हो गया, सांद्र विलयन। मतलब जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा कम है वो तनु कहलाता है, और विलेय की मात्रा बच्चों ज़्यादा है वो सांद्र कहलाती है। अच्छा, यदि बच्चों इतना मिला दें कि बस अब इससे ज़्यादा, वो क्षमता से ज़्यादा अब मिलेगा नहीं, है ना। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे 2 ग्राम मैंने मिला दिया, 2 ग्राम मिलाया बच्चों, सिर्फ 2 ग्राम ले लो, है ना, 2 ग्राम हमने मिलाया। यहाँ पे हमने 10 ग्राम मिला दिया, क्या मिला दिया, 10 ग्राम। ठीक है, मतलब ये तनु है, इसके अपेक्षा ये सांद्र है। लेकिन बच्चों इसमें और मिला सकते हैं, तो टोटल हमने इसमें 20 ग्राम मिला दिया, 20 ग्राम मिला दिया, तो ये हो गया आपका संतृप्त। संतृप्त जैसे आप लोग खाना खाते हो, आपकी क्षमता 10 रोटी है, तो 10 रोटी आपने खा ली तो संतृप्त हो गया, तो ये आपका हो गया संतृप्त। ठीक है बच्चों। अब यदि संतृप्त से भी ज्यादा हमने मिला दिया, 20 से 21 कर दिया, तो ये आपका हो गया अति संतृप्त। अति संतृप्त। ठीक है, क्या हो गया, अति संतृप्त बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग इनका परिभाषा दे सकते हो कि जब असंतृप्त, और जैसे मान लीजिए आप लोग इसकी, जैसे तनु, तनु का मतलब ये है कि विलेय की मात्रा बहुत कम है, सांद्र मतलब विलेय की मात्रा ज्यादा है, संतृप्त जितनी क्षमता है उतना घोल लिया, वो आपका संतृप्त हो गया। अति संतृप्त क्षमता से ज्यादा हो गया। लेकिन असंतृप्त भी एक विलयन होता है, असंतृप्त विलयन होता है जो कि क्षमता से कम हो। जैसे हम बोलते हैं कि इसकी खोलने की क्षमता 20 है,
ठीक है। घोलने की क्षमता 20 ग्राम है, लेकिन 20 से कम है, 18 है, 17 है, तो बच्चों आपका असंतृप्त हो जाएगा। लेकिन घोलने की क्षमता 20 ग्राम थी, मिला दिया हमने 25 ग्राम, तो अति संतृप्त हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? अति संतृप्त हो जाता है। इस प्रकार से विलयन सांद्रता के आधार पर आप लोग बांट सकते हो। तो सांद्र विलयन, ये विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है। तनु विलयन, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा थोड़ी सी अपेक्षाकृत कम होती है। संतृप्त विलयन, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है। संतृप्त का मतलब ये हो गया कि संतृप्त हो गया है ना, 20 ग्राम क्षमता थी तो 20 ग्राम हमने मिला दिया, अब इससे ज्यादा वो नहीं। जैसे एक गिलास पानी हमने कहा 20 ग्राम नमक घुल सकता है, तो 20 ग्राम हमने घोल दिया, अब इससे ज्यादा नमक मिलाएंगे तो नहीं घुलेगा, वो आपका संतृप्त हो जाता है। असंतृप्त का मतलब क्या हो गया? असंतृप्त मतलब 20 ग्राम घोलने की क्षमता थी, लेकिन वो उससे कम मात्रा में विलेय उपस्थित है, यानी वह विलेय जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। मैंने क्या बोला कि एक गिलास पानी में 20 ग्राम नमक घुल सकता है, लेकिन 20 ग्राम वहां पे उपस्थित नहीं है, बल्कि वहां पे 18 ग्राम है, मतलब और घुल सकते हैं। तो ऐसे विलयन आपका बच्चों असंतृप्त विलयन कहलाता है। लेकिन वहीं पे जब हम अति संतृप्त विलयन की बात करते हैं, तो अति संतृप्त विलयन में क्या होता है कि भाई जितनी क्षमता था उससे भी ज्यादा वहां पे विलेय पदार्थ की मात्रा उपस्थित है। तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, वो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। यह स्थित विलयन को तेजी से ठंडा करने में काम आती है। चीजें क्लियर है बच्चों? सांद्र विलयन, विलेय की मात्रा ज्यादा, तनु विलयन, विलेय की मात्रा कम, संतृप्त विलयन जिसमें विलेय मात्रा और अधिक न घोला जा सके, असंतृप्त जिसमें विलेय की मात्रा और घोला जा सके, अति संतृप्त जब विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा ज्यादा होती है, वो आपका अति संतृप्त विलयन कहलाता है। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास नोट्स होगा नहीं, और नोट्स नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे करेंगे। तो भाई यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप लोगों को नोट्स बाय करने की जरूरत ना पड़े। और यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें नोट्स लेना है, तो भाई आप लोगों को टॉपिक वाइज नोट्स मात्र 100 रुपए में दिए जाता है। सर कहाँ मिलेगा? तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49। ठीक है, मेरा पर्सनल नंबर बच्चों 9685 29 91 49। चलिए, सुपर फास्ट रिवीजन है तो ज्यादा हम समय भी नहीं लेंगे और एकदम सुपर फास्ट बात करते चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा हिंदी के नियम पे है। देखो बच्चों, जो एग्जाम में आने वाला होगा उन चीज़ों को हम ज़्यादा फोकस करेंगे, जो एग्जाम में आने वाला नहीं होगा उन चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ते हुए चलेंगे। हिंदी का नियम क्या है बच्चों, आप लोगों को बता देता हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी द्रव में गैस की विलेयता से संबंधित नियम किसने दिया? तो हिंदी ने दिया। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी कराते चलूंगा कुछ कुछ चीज़ें। जैसे मैं कहता हूँ ये पात्र है, और इस पात्र में बढ़िया सा एक ऐसा सिस्टम है, और इसमें द्रव भर दिया गया। क्या भर दिया गया? द्रव भर दिया गया। अब इस द्रव में हम गैस को मिलाना चाहते हैं। क्या मिलाना चाहते हैं? गैस को मिलाना चाहते हैं। तो गैस को मिलाने के लिए इसके ऊपर से हम इसमें दाब लगाएंगे। जितना ज़्यादा दाब लगा देंगे बच्चों, जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी मात्रा जो है इसमें विलेय होगी। फिर से समझने की कोशिश करिएगा कि हेनरी का नियम क्या कहता है। गैस का द्रव में विलेयता से संबंधित नियम किसने दिया? हेनरी ने दिया। स्थिर ताप पर किसी विलायक में है ना, जो विलेय की मात्रा जो घुलती है वो उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब जो गैस की मात्रा है वो किस पर डिपेंड करेगा? दाब के समानुपाती होगा। जहां बच्चों हेनरी नियतांक है, KH क्या है? हेनरी नियतांक है। ये आपका हो गया हेनरी का नियम। ठीक है, मतलब किसी भी द्रव में गैस की विलेयता से संबंधित नियम किसने दिया बच्चों? हेनरी ने दिया। हेनरी ने क्या बताया कि किसी भी द्रव पे या विलायक पर गैस की जो विलेयता है या विलेय गैस का जो द्रव्यमान है उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। क्या बोला गया कि किसी भी विलायक या किसी भी द्रव में गैस की जो विलेयता है या गैस का जो द्रव्यमान है उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। जब समानुपाती हटा देते हैं तो K आपका एक नियतांक लग जाता है कि KH हेनरी नियतांक है बच्चों। चीजें क्लियर? यही आपका हेनरी का नियम है। क्या? हेनरी का नियम है। हेनरी का नियम का सीमा एक है कि यह ताप बच्चों, यह जो आपका नियम है वो तनु विलयन के लिए लागू होता है। हेनरी ने बताया तनु विलयन मतलब जिसमें विलेय की मात्रा कम हो। ठीक है, तो तनु विलयन के लिए होता है और स्थिर ताप होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर देखना बच्चों, ताप स्थिर नहीं, दाब निम्न और ताप उच्च होना चाहिए, है ना। ताप उच्च होना चाहिए, है ना। और स्थिर और उच्च में अंतर है, ये अपने सोचना। स्थिर मतलब घटे बढ़े ना,
है ना, उच्च हो लेकिन घटे बढ़े ना, ऐसा। तो स्थिर तापमान भी होना चाहिए लेकिन ताप उच्च होना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो इनका सीमा है बच्चों कि यह नियम तनु विलयनों के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? तनु विलयन के लिए लागू होता है, ठीक है। गैस द्रव में अत्यधिक विलय हो, है ना भाई, तनु का मतलब होता है जिसमें विलय की मात्रा कम हो। दूसरा चीज, दाब निम्न और ताप उच्च होना चाहिए ताकि गैस को आदर्श गैस के समान में व्यवहार में प्रदर्शित किया जा सके। गैस को विलेयता के साथ क्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाना चाहिए, ऐसा नहीं तो विलायक के साथ, यहां पर उसे विलायक होना चाहिए, हाँ, गैस को विलायक के साथ क्रिया करके कोई यौगिक ना बनाए। नहीं तो हम किसी गैस को मिला रहे हैं, किसी गैस को हम द्रव में मिला रहे हैं, पता चला ये आपस में क्रिया कर लिए, तो ये जो द्रव है और गैस आपस में क्रिया ना करें बच्चों, ये इनकी सीमाएं। तो हिंदी के नियम और सीमाएं क्लियर है कि हिंदी का नियम क्या कहता है कि किसी भी द्रव में या किसी भी विलायक में गैस की जो विलेयता है, गैस के जो विलेयता का मान है, जो द्रव्यमान है, उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। तो तनु विलयन के लिए लागू होता है ना, दाब निम्न और ताप उच्च होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि क्रिया ना करें, ठीक। चलिए, इसका अनुप्रयोग से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसका अनुप्रयोग लिखो, सीधा आ जाता है ना। हिंदी के नियम के दो अनुप्रयोग। तो बच्चों आप लोगों को अभी आप देखेंगे कि गर्मी का सीजन आ रहा है ना, कोका कोला, स्प्राइट, पेयजल पदार्थ, कई तरीके से आप लोगों को, है ना, पेयजल युक्त पदार्थ मिलने शुरू हो जाएंगे। और जब जैसे उसका आप लोग क्या करोगे, ऊपर वाला जो परत खोलोगे, यानी ढक्कन जिसे बोलते हैं, है ना, अपने यहाँ ढकना बोलते हैं उसका, यानी ऊपर का पहला लेयर जो होता है ढक्कन, है ना, यानी जो आपका बोतल का पहला जो दांत से काटते हैं, नहीं कटता है तो, और जैसे ही खोलते हो तो झाग उत्पन्न होता है। झाग कैसे उत्पन्न होता है? क्योंकि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अत्यधिक दाब के साथ विलय होता है। मैंने बोला कि भाई स्प्राइट का बोतल ले लेना, क्या ले लेना? स्प्राइट का बोतल, और यहाँ पर मान लीजिए, है ना, ढक्कन लगा हुआ है बच्चों, क्या ढक्कन लगा हुआ है ना, ये आपको, इसको क्या बोलते हो आप लोग? ढक्कन ही बोलोगे। इसको खोलोगे तो झाग तेजी से बाहर आएगा, झाग तेजी से बाहर आएगा। झाग तेजी से क्यों बाहर आता है? क्योंकि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो अत्यधिक दाब के साथ विलय होता है ना। तो इसी हिंदी के नियम के आधार पर पेयजल पदार्थों को या पेय पदार्थों को, जैसे सोडा वाटर हो गया, कोका कोला हो गया, स्प्राइट हो गया, इन चीजों को हम हिंदी के नियम के आधार पर इसमें गैस को, है ना, मिलाते हैं ताकि गैस मिला रहे और पेयजल जो पदार्थ है या पेय पदार्थ है, शीतल पेय पदार्थ बोल दो, वो खराब ना हो, ठीक। सोडा जल एवं शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल अधिक दाब पर बंद किया जाता है, ठीक है। ये आपका पहला नियम हो गया, अनुप्रयोग हो गया कि शीतल पेय पदार्थ में हम कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं तो दाब को बढ़ा करके मिलाते हैं ताकि अच्छे तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए। दूसरा, गहरे समुद्र में जो श्वास लेते समय गोताखोर को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ सकता है। अधिक बाहरी दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। जब गोताखोर सतह से बाहर की ओर आते हैं तो बाहरी दाब धीरे धीरे कम होती चली जाती है और जो अंदर गैस होता है वो बेंडस नाम की बीमारी उत्पन्न करता है। मैं आपको बताता हूँ, ये बोला गया कि भाई साहब, जैसे मान लीजिए गोताखोर समुद्र के नीचे गया, समुद्र का निचला सतह है, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। समुद्र का निचला सतह है, गोताखोर यहाँ पर है, गोताखोर यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ का जो दाब है बच्चों उच्च है, दाब जो है उच्च है, उच्च है। तो यहाँ पर जब सिलेंडर से ये गैस ले रहा होता है तो ये रक्त में तो विलय हो जाता है, लेकिन जैसे व्यक्ति ऊपर आता है, ऊपर आता है तो दाब कम हो जाता है और वो जो गैस है वो शरीर के ब्लड में छोटे छोटे बुलबुले के रूप में स्थिर हो जाते हैं जो बेंडस नाम की बीमारी को उत्पन्न करते हैं। किसके, कौन सी बीमारी को बच्चों? बेंडस नाम की। देखिए, जब बाहर आते हैं तो भाई दाब कम हो जाता है, गैस बाहर निकलती है और रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। जो नाइट्रोजन गैस हमने अंदर लिया था, अत्यधिक विलय था तो रक्त में तो मिल गया था, लेकिन बाद में जैसे ही हम बाहर आते हैं या गोताखोर बाहर आता है तो उसके ब्लड में क्या हो जाता है बच्चों? बुलबुले बन जाते हैं नाइट्रोजन के। यह कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न कर देता है और एक चिकित्सीय अवस्था उत्पन्न कर देता है। यह चिकित्सीय अवस्था उत्पन्न कर देता है जिसे बेंडस नाम की बीमारी कहते हैं। मतलब एक ऐसा बीमारी उत्पन्न हो जाता है जिससे बेंडस नाम का बीमारी कहते हैं। मैंने बोला ना कि जैसे मान लीजिए जो गोताखोर होता है समुद्र के अंदर जाता है, सिलेंडर का प्रयोग करता है, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, अंदर तो बढ़िया वो घुल जाता है, लेकिन बाहर जब आते हैं तो उसका दाब भाई ऑटोमेटिक, जो आप समुद्र के अंदर जाओगे तो पानी का दाब भी रहता है, तो पानी के दाब के कारण अंदर का दाब ज़्यादा
ज़्यादा है तो गैस जो है वो रक्त में मिल जाता है, लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं, जब बाहर आते हैं तो दाब कम हो जाता है, और दाब कम होने के कारण बच्चों वो जो बुलबुला है, यानी गैस का जो बुलबुला है वो ब्लड में बन जाता है, जिससे वेंडस नाम की अचानक है ना मृत्यु तक हो सकती है। इतनी खतरनाक बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए बच्चों हम बात करते हैं कि जो हिंदी का नियम है उसका अनुप्रयोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यह अत्यधिक पीड़ादायक होता है, जानलेवा भी होता है बेंडेज से, तथा नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा से जहरीली प्रभाव से बचाने के लिए गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु भरा जाता है। मतलब अब नाइट्रोजन की जगह हीलियम मिला दो, है ना, नाइट्रोजन की थोड़ी सी कम मात्रा रहे, ज़्यादा ना रहे। ठीक है, जैसे इसमें 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन रहता है। तो हीलियम इसीलिए मिलाया जाता है ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। अगला है अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही दाब से कम होता है, अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोही को रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इसके कारण आरोहक कमजोर हो जाते हैं और स्पष्टता सोच नहीं पाते हैं। मतलब यहाँ पर भी हेनरी का नियम देखने को मिलता है कि पर्वतारोही जब पर्वत में चढ़ते हैं तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो दाब कम होता है, जब दाब कम होता है तो ऑक्सीजन रक्त में उतना अच्छे से मिल नहीं पाता। जब ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे शरीर में बच्चों, तो ऑलरेडी आप लोगों को जो है शिथिलता महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी। जैसे कोई बीमारी युक्त व्यक्ति है या कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, आप लोग देखते हैं वेंटिलेटर में डाल दी जाती है, क्योंकि वो उतना सांस खींच नहीं पाता। बीमार व्यक्ति है, ऑक्सीजन खींचने में उसके पास क्षमता नहीं है, तो जब वो क्षमता ऑक्सीजन खींचने की उसके पास नहीं है तो उसको हम बाहर से ऑक्सीजन प्रेशर के साथ देते हैं ताकि भाई उसके शरीर में ऑक्सीजन की बराबर मात्रा बनी रहे। ऑक्सीजन यदि कम हो गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे ही हम जब समुद्र के गहराई पर देखते हैं तो भी हिंदी का अनुप्रयोग लगता है। और यदि हम पर्वतारोही की बात करते हैं, जब ऊपर जाते हैं, ऊपर की ओर जाने से क्या होता है, जो आपका दाब होता है वो कम होता जाता है। जैसे ऊपर जाते हैं तो दाब कम होगा तो ऑक्सीजन उतना अच्छे से रक्त में विलय नहीं होगा। जब रक्त में अच्छे तरीके से विलय नहीं होगा बच्चों तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी और सांद्रता में कमी के कारण जो हमारे शरीर में है ना, जो शरीर का जो अंग कार्य कर रहा है उतना अच्छे तरीके से कार्य नहीं करेगा। इस कारण से कमजोरी आएगी और स्पष्ट रूप से वो सोच नहीं सकता है, थकान महसूस होगा। जैसे ऑक्सीजन में कमी आना, जैसे आप लोग देखोगे कि जब दौड़ते हो तो हमारे शरीर को बहुत अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और उतना पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ले नहीं पाते तो इंसान हाँफने लगता है, श्वास की क्रिया दर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में हम जैसे जैसे दौड़ते हैं ऊर्जा खत्म होता है भाई, तो उतना हमको एनर्जी लेना भी तो होता है। इस कारण से भैया हमको ज़्यादा तेजी से सांस लेना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में मिल सके। ओके, चलिए हिंदी का नियम अपना होता हुआ कंप्लीट। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, पार्ट्स पर मिलियन और प्रतिशतता, इन सब चीज़ों को हम सुपर फास्ट रिवीजन में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को थोड़ा सा समझना है बेसिक, ताकि एक साथ सब कुछ क्लियर हो जाए। बिलियन है प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात बिलियन, यदि इसके हम मान की बात करें तो VmL में लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बिलियन की मात्रा जो है VmL में लेंगे। ठीक है, बिलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। क्या होता है बच्चों? एक तो होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। देखो बेसिक से बता रहा हूँ, विलायक को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे और विलेय को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, जब हम इसके मात्रा की बात करेंगे तो WB है ना, और इसके मात्रा की बात करेंगे बच्चों तो WA चलेगा, क्योंकि अभी आगे बहुत कुछ इसी पर आधारित है ना, बहुत सारे फार्मूला भी जनरेट होंगे, इसी पर आधारित रहेगा। मात्रा है बच्चों, ठीक है, मात्रा की बात कर रहे हैं, जैसे किलोग्राम में मात्रा 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, तो WB और WA है ना। और आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं, जब आणविक द्रव्यमान जो होता है, आणविक द्रव्यमान होता है वो MB से होगा विलेय का, और इसका जो आणविक द्रव्यमान है बच्चों, इसका आणविक द्रव्यमान जो होगा वो किससे होगा? आणविक द्रव्यमान वो आपका MA से होगा। तो ये चीज़ तो क्लियर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अच्छा मोल की संख्या के लिए बात करें तो मोल संख्या ऐसे लिख लो आप। तो यदि इसके हम बात करते हैं NB, तो इसमें जो मोल संख्या होगा बच्चों, वो मोल संख्या हो जाएगा Na। ठीक है सर। अच्छा,
मोल प्रभाज की बात करें, क्योंकि अभी आप लोग देखोगे मोल प्रभाज की बात करें तो इसका हो जाएगा XB, तो इसका मोल प्रभाज हो जाएगा बच्चों, इसका मोल प्रभाज हो जाएगा XA। तो रिवीजन में यही चीज है जो आप लोगों को है ना वन शॉट में मिलता है ना, तो मजा आ जाएगा, चिंता नहीं करो। इतना आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि भाई विलेय को B से, विलायक को A से, मात्रा यदि रहेगा ग्राम में, किलोग्राम में, तो WB और विलायक का WA। आणविक द्रव्यमान की बात की जाएगी तो आणविक द्रव्यमान MB, यहाँ पर आणविक द्रव्यमान MA। मोल संख्या की बात की जाए बच्चों तो NB और यहाँ पर NA। मोल प्रभाज XB और यहाँ पर मोल प्रभाज अपना XA हो जाएगा। ठीक, चलिए क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों सीधा, सबसे पहले बात कर लेते हैं मोललता की। क्या? मोललता की। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, मोललता की। तो मोललता क्या कहता है? मोललता बोल रहा है कि 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। एक साथ हम रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। ठीक है, ये अपना मोललता हो गया। जब हम बात करते हैं मोलरता की, किसकी बात करते हैं बच्चों? मोलरता की। ठीक है, तो मोलरता होता क्या है कि 1000 ml, 1000 ml बिलियन में, यहां पर बिलियन में, किसमें बच्चों? बिलियन में, 1000 बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? तो ये मोलरता कहलाती है। 1000 ग्राम है ना बिलियन में, या सॉरी 1000 ml बिलियन में, या 1 लीटर बिलियन में, आप लोग इसको 1 लीटर बिलियन भी कह सकते हो बच्चों। ठीक है, 1 लीटर बिलियन में। ओके, ये भी आप लोगों का क्लियर हुआ। अब बात करते हैं नॉर्मलता, जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, नॉर्मलता भी है बच्चों 1000 ml बिलियन में या 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है सर? ये आपकी नॉर्मलता कहलाती है। तो तीनों परिभाषा क्लियर। मोललता आ जाएगा 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मोलरता आ जाएगा 1000 ml बिलियन में या 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। नॉर्मलता आ जाएगा बच्चों तो 1000 ml बिलियन में या 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या। क्लियर, समझ में आ गया। मोललता को स्मॉल m से दर्शाते हैं, मोलरता को कैपिटल M से, नॉर्मलता को N से। देखना पहले बच्चों, बड़ा सिंपल है। 1000 ग्राम विलायक की बात की जा रही है, किसमें बच्चों? 1000 ग्राम विलायक की। भाई यहां पे मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोल की संख्या निकालते हैं WB बटा MB, WB बटा MB। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? गुणे 1000 है बच्चों, और यहां पर आपका हो जाएगा MB। ठीक है, ME हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बोला है ना कि विलायक में, इसलिए ME हो गया। ठीक है, क्या हो गया बच्चों? ME। ठीक, ये फार्मूला जनरेट हो गया मोललता का। ठीक है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ठीक सर, मोलरता का निकालो, तो मोलरता का हो जाएगा WB बटा MB, WB बटा MB गुणे 1000 बटा V ml में। मैंने बोला ना ml में, लीटर में नहीं, ml में। अब बात आ जाती है नॉर्मलता की। तो नॉर्मलता की बच्चों, यहां पर विलेय के ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमान की संख्या होना चाहिए ना, विलेय के मूल्य की 1 ml, ये भी सेम कर दिए सर। यहां पर नॉर्मलता में होगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, मोलों की संख्या की जगह बच्चों ग्राम तुल्यांकों की संख्या, याद रखिएगा यहां पर ग्राम तुल्यांक की संख्या। तो ग्राम तुल्यांक की संख्या EB हो जाएगा बटा MB रहेगा गुणे 1000 बटा V ml। कितना हो जाएगा बच्चों? V ml हो जाएगा। ये फॉर्मेट हो गया, मतलब एक साथ चल रहा है, एक साथ चल रहा है। थोड़ा सा देखिएगा बच्चों, यहां पर आप लोग देखिएगा कि किसी विलेय की मोललता उसके प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या है। यानी 1000 ग्राम विलायक में जितना विलेय के मोल की संख्या उपस्थित होगी मोललता कहलाएगी, है ना। विलेय का आणविक द्रव्यमान प्रति 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का द्रव्यमान,
अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये विलेय का आणविक द्रव्यमान ये तो बड़ा समस्या हो गया यार, ये कैसे होगा? मैं आपको बताता हूँ इसका एक तरीका, एक फार्मूला बताता हूँ। देखना क्या क्या बोल रहा है भाई, क्या क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? विलेय का आणविक द्रव्यमान नीचे है ना, हाँ सर, विलेय का आणविक द्रव्यमान Mb प्रति 1 किलोग्राम में विलायक का विलेय का द्रव्यमान प्रति 1 किलोग्राम में, प्रति 1 किलोग्राम में, यानी यहां पर आपका विलायक बोला है ना, विलायक का मतलब आपका हो जाएगा MA, है ना, यही तो बोला है, प्रति 1 किलोग्राम में बच्चों। तो 1 किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदलेंगे तो यहां पर 1000 कर देंगे, ठीक है। और विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान WA हो जाएगा, सॉरी विलेय है तो WB हो जाएगा। यही फार्मूला मैंने आपको जनरेट करके दिया था, यही फार्मूला मैंने यहाँ पे जनरेट करके दिया था भाई, यहाँ पे जनरेट करके दिया WB/MB गुणे 1000/MA। तो प्रति 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। यानी विलेय का आणविक द्रव्यमान ऊपर है प्रति 1 किलोग्राम में विलेय का द्रव्यमान। यदि परिभाषा है ना बच्चों, इतना लिख दोगे ना यार, नंबर मिल जाएगा। बाकी इसका डिटेल्स में वीडियो ऐसे भी चैनल पे पड़े हुए हैं कि मोललता क्या कहलाता है बच्चों, मोललता क्या कहलाता है। मोललता ये कहलाया भाई कि 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। यानी प्रति 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है बाबूजी, ठीक है। तो प्रति 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, ये बच्चों आपका मोललता कहलाता है, ठीक है। चीजें क्लियर? चलिए इसके बाद हमने बात कर ली मोलरता की। तो मोलरता का हमने बताया, मोलरता का हमने क्या बता दिया कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ये आपका मोलरता कहलाता है। यानी विलयन का लीटर में आयतन और बच्चों विलेय का ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या, 1 लीटर में मोल की संख्या कितनी है, 1 लीटर में मोल की संख्या कितनी है, मोलरता कहलाती है। अच्छा नॉर्मलता क्या बताया? 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, बस विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या ना लिख करके ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या ना लिख करके ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिख देना बच्चों, ग्राम अणुओं की संख्या ना लिख करके ग्राम तुल्यांकों की EB कर देना, ये आप लोग नॉर्मलता कह दोगे। VML है यहां पर, ठीक है। और यहां पे बच्चों अपना जो आया, यहां पे जो आया वो कहलाया क्या? मोलरता, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो ये तीनों फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। अब मोल प्रभाज क्या है? अच्छा मोल प्रभाज को मैंने अभी आप लोगों को बताया था बच्चों, मोल प्रभाज आप लोगों को बताया था कि जैसे है ना, यदि हम मोल प्रभाज विलेय की बात करते हैं, विलेय की बात करते हैं तो XB, और यदि विलायक की बात करते हैं, विलायक की बात करते हैं तो XA। अच्छा विलयन 2 घटकों से मिलकर बना हुआ है A और B, तो इसके मोल की संख्या Na और इसके मोल की संख्या Nb। तो जब हम मोल प्रभाज निकालते हैं ना बच्चों, तो जिसका भी मोल प्रभाज निकालते हैं उसके मोल की संख्या को ऊपर रखते हैं और नीचे समस्त विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात, ये ऐसा होता है। और जैसे हमें XA निकालना है ना, तो Na ऊपर रखना है, नीचे Na + Nb। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि विलयन के एक घटक के मोल की संख्या और विलयन के समस्त घटकों के मोल की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। विलयन के एक घटक की मोल की संख्या और विलयन के समस्त घटकों के मोल की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। चाहे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एक घटक के मोल की संख्या स्मॉल n है, एक का कैपिटल N है, तो भाई एक मोल प्रभाज हो जाएगा स्मॉल n बटे कैपिटल N धन स्मॉल n, या ऐसा लिख सकते हो कैपिटल N बटा स्मॉल n धन कैपिटल N, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि एक घटक नीचे समस्त घटक, एक घटक नीचे समस्त घटक। यानी मोल प्रभाज निकालना है तो विलयन के एक घटक के मोल की संख्या, किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोल की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात है वो मोल प्रभाज कहलाता है, ठीक है। जैसे विलेय का मोल प्रभाज, मोल की संख्या स्मॉल n है तो उसको ऊपर रखो, नीचे समस्त का रख दो। विलायक के मोल की संख्या बच्चों आपका कैपिटल N है तो उसको ऊपर रखो, नीचे पूरे के लिख दो। पार्ट्स पर मिलियन क्या है? जब विलयन का विलेय का सांद्रण बहुत कम हो, अर्थात इस इकाई का प्रयोग करते समय अंश का भाग, यानी विलयन के 10 मतलब यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना, 10 लाख भार भाग में, विलयन के 10 लाख भार भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। यानी पर मिलियन, प्रति मिलियन में कितना विलेय के मोल की संख्या है ना, समझ रहे बच्चों कि पर मिलियन मतलब प्रति मिलियन में कितने विलेय के मोल की संख्या, यानी 10 लाख भार भाग में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। आप मेरे अनुसार परिभाषा लिखो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि 10 लाख भार भाग में, यानी 10 घाते 6 भार भाग में, ऐसा लिख सकते हो आप लोग कि 10 के घाते 6 भार भाग में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है।
यानी जिस घटक का हमको निकालना है पीपीएम उसको ऊपर लिखो, बिलियन के कुल द्रव्यमान को नीचे लिखो, गुणे 10⁶ कर दो। इससे पीपीएम निकल कर आ जाता है। क्या निकल कर आ जाता है बच्चों? पीपीएम निकल कर आ जाता है। प्रतिशतता क्या कहलाता है सर? परसेंटेज क्या है? परसेंटेज तो बड़ा सिंपल है, भाग है भाई। परसेंटेज कठिन है नहीं कि 100 भाग में कितना, 100 भाग में, जैसे आप लोग गणित का पेपर दिए, ठीक, पूर्णांक कितना था? पूर्णांक कितना था? 80 नंबर का। अंक कितना पाया आपने? 56 नंबर। तो प्रतिशत कैसे निकालोगे? 56 नंबर पाया, 80 में 100 का गुणा कर देंगे, फिर 0 से 0 हो गया, 560 हो गया, भागे 8 हो गया, 8 सत्ते 56 यानी 70% बन गया। यानी 100 भाग में कितना हमने प्राप्त किया, यानी जो हमने 80 में निकाला 56, तो 100 भाग में कितना हुआ? 100 भाग में 70 हो गया। यानी 80 में 56 पाया हमने, तो 100 नंबर होता तो 70 नंबर पाते। ऐसे ही किसी बिलियन के 100 भाग में उसको तुलना करना है ना, 100 भाग में बताना। यदि द्रव्यमान के अनुसार 100 भाग में बताएंगे तो द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा, और बच्चों भार के अनुसार निकालेंगे तो भार अनुसार प्रतिशत हो जाएगा। इसमें कुछ है नहीं। आयतन के अनुसार तो आयतन के अनुसार आयतना अनुसार प्रतिशत हो जाएगा, और भार या द्रव्यमान की तो बच्चों द्रव्यमान अनुसार प्रतिशत हो जाएगा। तो ये तो परिभाषा आप लोग 1 मिनट में तैयार कर लिए होंगे कि बिलियन के 100 भाग में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या प्रतिशतता कहलाती है। भार के अनुसार बिलियन के 100 भागों में जो है ना बच्चों, जितना भी विलेय का भाग की संख्या होगी वो भार अनुसार प्रतिशत हो जाएगा। तो जैसे द्रव्यमान है, भार की बात करते हैं, तो यहाँ पर भार अनुसार प्रतिशत, तो विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे आपका 100 हो जाएगा। लेकिन आयतन में बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा देखना है कि विलेय का आयतन, हालांकि विलेय का आयतन यहाँ पर लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि भाई विलेय जो है आयतन के रूप में तो हो नहीं सकता है, वो द्रव्यमान के अनुसार होगा, है ना। तो बिलियन का आयतन नीचे लिखेंगे, है ना, बिलियन का आयतन, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन, तो ये अपना हो जाएगा बच्चों भार अनुसार प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है 100 भागों में उपस्थित विलेय की मात्रा, यानी किसी बिलियन के 100 भाग में कितना विलेय है वो प्रतिशतता कहलाता है। द्रव्यमान के अनुसार 100 भाग में तो द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगा। आयतन के अनुसार 100 भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा आयतन के अनुसार प्रतिशत कहलाएगा। मतलब प्रतिशतता 2 प्रकार से होता है, एक आयतन के अनुसार और एक द्रव्यमान के अनुसार। ओके बच्चों, चीजें क्लियर? तो प्रतिशतता भी क्लियर हो गया, नॉर्मलता भी क्लियर हो गया, मोललता भी क्लियर हो गया, और फॉर्मलता तो नहीं है अपने सिलेबस में। आगे की ओर बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। और अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए जानदार, शानदार और चौचक तरीके से प्रश्न हम पहुंच चुके हैं। अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। आप लोगों को समय देना होगा, मैराथन क्लास ऐसे ही नहीं है। और इस वीडियो में जितना बच्चे आप लोग अपना रिस्पॉन्स देंगे, अगला लेक्चर आप लोगों के लिए उतना ही बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों का प्यार, सपोर्ट एकदम दिल देकर देना पड़ेगा, है ना। दिल दिया है तो जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। चलिए तो बात करते हैं बच्चों अनुसंख्यक गुणधर्म। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि बिलियन के ऐसे गुण जो कि उनके कणों की संख्या पर आधारित होते हैं, अणुओं की संख्या पर आधारित होंगे, कणों की संख्या पर आधारित होंगे, उसे बोलेंगे अनुसंख्यक गुणधर्म। आपके सिलेबस में 4 अनुसंख्यक गुणधर्म है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण। अब बच्चों कभी कभी 1 नंबर में अनुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा आ जाती है ना। अनुसंख्यक गुणधर्म क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है ना। क्वेश्चन आ जाता है, 3 ऑप्शन दे देगा अलग से और 1 ऑप्शन इसका दिया रहेगा। तो अनुसंख्यक गुणधर्म में आपका क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये 4 ऐसे हैं जो कि इनके भौतिक गुण इनसे उपस्थित कणों की संख्या पर आधारित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बिलियन के वे भौतिक गुण जो उपस्थित कुल कणों की संख्या पर तथा विलेय के कणों की संख्या का अनुपात पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय के कणों की प्रकृति पर। इन्हें अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, अनुसंख्यक गुणधर्म सीधा सीधा बच्चों कणों की संख्या पर जो आधारित हो। बिलियन के वे गुण जो कि कणों की संख्या पर आधारित हो वो आपके अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, ये सारी चीजें क्लियर। आगे बात करें बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है अनुसंख्यक गुणधर्म में, क्योंकि अभी सब कुछ आप लोग देखोगे, आगे चलकर सब कुछ देखोगे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी पढ़ोगे, क्वथनांक में उन्नयन भी पढ़ोगे, हिमांक में अवनमन भी पढ़ोगे बच्चों, परासरण भी पढ़ोगे। आज के ही इसी लेक्चर में
चिंता ना करो, समय बस दो आप लोग, सब कुछ धीरे धीरे करके, एक एक पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं यार बाबूजी, एक एक पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। चलिए, राउल्ट का नियम लिखना है और आदर्श और अनादर्श विलयन को समझाना है। तो पहले हम यहां पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और जिन बच्चों को यदि नोट्स लेना है कि शिव सर का नोट्स चाहिए तो मैंने अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दिया है ना। कौन सा नंबर सर? 96 85 29 91 49। नोट्स कैसा मिलेगा? टॉपिक वाइज नोट्स मिलेगा, है ना। उसमें बढ़िया ऑल टॉपिक्स है बच्चों। बात कर लेते हैं बच्चों राउल्ट का नियम। शॉर्टकट में यहां पर देखेंगे राउल्ट का नियम। किसका नियम? राउल्ट का नियम। हेडिंग लगा लो बच्चों, राउल्ट का नियम। ठीक, आप लोग जो मैं कुछ बोलता हूं उसको भी समझते चलना, क्योंकि लिखोगे तो रट्टा, है ना, कॉपी से उतार कर नहीं लिखोगे। ठीक है, जैसे बच्चों हम 1 बिलियन लेते हैं, ठीक है, 1 बिलियन लेते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। बिलियन में 2 घटक होगा, बिलियन में 2 घटक होगा। एक तो होगा बच्चों बिलियन, हमने ले लिया, बिलियन में 2 घटक होगा, एक तो होगा विलायक और एक तो होगा विलेय। ठीक है, विलेय, ठीक है, एक तो होगा आपका 2 घटक होगा, एक तो होगा विलेय और दूसरा होगा विलायक। जो विलेय होता है बच्चों वो लगभग अवाष्पशील होता है, अवाष्पशील होता है, यानी वाष्पित नहीं होता है, अवाष्पशील होता है, मतलब वाष्पित नहीं होता। लेकिन बच्चों विलायक जो है वो वाष्पशील, जैसे जल ले लिया वाष्पशील, तो जो वाष्प बनेगा केवल और केवल विलायक के द्वारा होगा। यानी जो यहां पे दाब होगा तो वो विलायक का दाब होगा, यानी विलायक हम बोलते हैं Pa। और बच्चों यदि हम बात करें बिलियन, यदि इसका बिलियन, तो ये दोनों का दाब बराबर होगा। क्यों? क्योंकि विलेय के कारण इस पर कोई दाब ही नहीं हो रहा है, तो इस बिलियन का जो दाब होगा वो लगभग बच्चों विलायक के दाब के बराबर होगा। ये तो क्लियर है, वाष्प दाब के बराबर होगा। ये चीज आप लोगों को क्यों समझा रहा हूं, बार बार क्यों बताऊं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं ये कह रहा हूं कि किसी बिलियन में विलेय और विलायक है, विलेय वाष्पित ही नहीं हो रहा है, अवाष्पशील है ना, अवाष्पशील है। ठीक है, अवाष्पशील है, विलायक वाष्पशील है। तो इसका जो वाष्प, इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा, क्योंकि ये वाष्पित होगा, वाष्पित होगा, इसके कारण यहां पे दाब लगेगा। विलयन वाष्पित होगा और वाष्प बनेगा, वाष्प के कारण जो दाब लगेगा तो किसके कारण? केवल और केवल विलायक के कारण। मतलब यदि स्वतंत्र विलायक होता, स्वतंत्र विलायक होता, उसकी वाष्प दाब की बात करें चाहे विलयन की वाष्प दाब की बात करें, दोनों समान होगी। फिर से समझा रहा हूं, बार बार ये चीज में फैक्ट की बात कर रहा हूं। विलेय वाष्प दाब पे प्रभावित ही नहीं करता। क्यों? अवाष्पशील विलेय मिलाने से भाई, यदि हम बात करें शुद्ध विलायक और विलयन, तो इनका वाष्प दाब, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इससे कम, इसको मिला देने से वाष्प दाब कम हो जाएगा। बाकी यदि हम लगभग बात करें तो विलयन और विलायक का वाष्प दाब समान रहता है, क्योंकि जो इफेक्ट वाष्प दाब जो वाष्पित होगा उसी के कारण वाष्प दाब लगेगा ना बच्चा। विलायक वाष्पित हो रहा है, इस कारण उसका वाष्प दाब होगा, और पूरे विलयन का वाष्प दाब होगा वो विलायक पर निर्भर करता, तो लगभग विलायक की वाष्प दाब के बराबर होगा। तो राउल्ट साहब ने क्या बताया कि जब किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन की बात करते हैं, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन की बात करते हैं, तो इस विलयन या विलायक का वाष्प दाब होता है, जो मोल प्रभाज होता है, इसके वाष्प दाब के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज का मतलब ये जो x आप लोग विलायक का जो ये जो मोल प्रभाज है बच्चों, वो किसके समानुपाती होगा? वो इसके वाष्प दाब Pa के या P के बराबर होगा। ये चीज आप लोग समझो। यानी विलायक का वाष्प दाब किस पर निर्भर करेगा बच्चों? वो मोल प्रभाज पर निर्भर करेगा। थोड़ा सा फिर से समझना, आप लोग इसे इतना आसान नहीं है कि 2 मिनट में समझ पाओ। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है इसमें सर, बहुत कंफ्यूजन है सर। कंफ्यूजन कैसे है, वो कंफ्यूजन मैं आपका दूर करूंगा। मैं ये कह रहा हूं बच्चों, विलेय और विलायक है, ये मिलकर के विलयन का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया? विलयन का निर्माण कर दिया। विलयन, विलयन का जो वाष्प दाब P है और विलायक का वाष्प दाब Pa है, और इसका वाष्प दाब Pb कुछ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि विलेय वाष्पित ही नहीं होता है, तो यहां पर ये वाष्पित होगा, इसके कारण ये दाब लगाएगा, ये दाब लगाएगा। तो ये जो वाष्प दाब है बच्चों, यदि मैं इसकी बात करूं कि विलायक का वाष्प दाब लगभग विलयन का वाष्प दाब लगभग विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। सर विलेय इफेक्ट, विलेय कम कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता है, उसके कारण कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये जो वाष्प दाब किस पे डिपेंड कर रहा है?
क्या विलेय पर डिपेंड करता है? नहीं सर। चाहे विलयन की वाष्प दाब बात करें, चाहे विलायक की वाष्प दाब करें, केवल और केवल विलायक पर ही निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि विलेय तो अवाष्पशील है। विलेय तो अवाष्पशील है। जब विलेय अवाष्पशील है तो इसका वाष्प दाब, चाहे विलायक की वाष्प दाब करें, चाहे विलयन की वाष्प दाब बात करें, ये केवल और केवल विलायक पर ही निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बाबू? विलायक पर ही निर्भर करता है और किसी पर निर्भर नहीं करता। जब विलायक पर निर्भर करता है तो हम कह सकते हैं कि विलयन का वाष्प दाब चाहे विलायक का वाष्प दाब वो केवल विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जब समानुपाती हटाते हैं बच्चों तो के एक नियतांक लग जाता है। के एक क्या लग जाता है? नियतांक लग जाता है। के एक क्या लग जाता है? नियतांक। लेकिन जब शुद्ध विलायक होता है, शुद्ध विलायक मतलब उसमें विलेय नहीं है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है शुद्ध विलायक के लिए। शुद्ध विलायक के लिए मतलब पी ए पी नॉट ए के बराबर शुद्ध विलायक है, उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ नहीं मिला हुआ है। ऐसे स्थिति में बच्चों, ऐसे स्थिति में एक्स ए का मान जो होता है 1 होता है। एक्स ए क्या है सर? अरे भाई मैंने एक्स ए की बात कर ली थी पहले से कि बाद में आप लोग कंफ्यूज ना हो कि एक्स ए मोल प्रभाज है। किसका है? हमने कहा था भाई विलायक का है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि आज के लेक्चर में मजा आएगा। तो मैंने कहा शुद्ध विलायक में मोल प्रभाज हमेशा विलायक का 1 होता है बच्चों। तब यदि मैं इसको समीकरण 1 से बात करूं, समीकरण 1 से क्या होगा, यहां पे वैल्यू पुट कर दूंगा। तो पी ए के जगह पी नॉट ए कर दूं, शुद्ध विलायक है बच्चों। के रख दूं और इसका मान 1 रख दूं, तो के बराबर अपना आ गया पी नॉट ए। ठीक है सर। समीकरण 1 से पी ए है बच्चों, पी ए रहने दो, के जगह है पी नॉट ए और एक्स ए। समीकरण 2 दे दो, ये अपना हो गया। हाँ सर, मैं राउल्ट का नियम प्रूव कर दे रहा हूं, धीरे धीरे व्यंजक खत्म कर दूंगा, फिर बाद में कह दोगे सर कि थ्योरम समझ में नहीं आया। थ्योरम हो रहा बच्चों, ठीक है। अब मैं यदि कह दूं कि भाई विलेय हमने मिला दिया और विलेय का मोल प्रभाज भी है, विलेय का मोल प्रभाज होगा सर एक्स भी हो, तो ये तो पता है कि किसी विलयन का कुल, यदि विलेय नहीं है तो विलायक बस बचा, तो विलायक का मोल प्रभाज 1 हो जाएगा। लेकिन यदि उसमें विलेय मिला दिया तो कुल मोल प्रभाज जो है एक्स ए और एक्स बी बराबर 1 होता है। ठीक है, यानी एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। तो समीकरण 2 से बच्चों, समीकरण 2 से पी ए बराबर पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, गुणा कर दो। पी ए बराबर पी नॉट ए, गुणा कर दिए ना, पी नॉट ए एक्स बी। बच्चों इसको इधर ले आओ, पी नॉट ए एक्स बी को इधर ले आओ, तो पी नॉट ए माइनस पी ए। बच्चों एक्स बी बराबर हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए बटा पी नॉट ए। ठीक है, जहां पी नॉट ए माइनस पी ए वाष्प दाब में अवनमन है, वाष्प दाब में अवनमन है। अवनमन कैसे? कमी, वाष्प दाब में अवनमन है। कैसे कमी? पी नॉट ए शुद्ध के लिए है, अशुद्ध मिला दी तो पी ए हो गया, तो कुछ ना कुछ कमी आई, तभी तो डिफरेंस है भाई। अधिक वाले में से ही ना कम वाले घटाए तो कमी आई है, इसलिए अवनमन है। लेकिन बच्चों, ये आप लोग यदि ऐसा करोगे तो फिर ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। कुछ समझ में आया कि ये वाष्प दाब में अवनमन है, अधिक वाले में से कम घटा, लेकिन ये इसके अपेक्षा यहां पे बात की, इसलिए आपेक्षिक अवनमन है बच्चों। और जो इस राउल्ट के नियम का पालन करेगा, राउल्ट के नियम का पालन करेगा, राउल्ट के नियम का पालन करेगा, उसी को हम आदर्श विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आदर्श विलयन। और जो राउल्ट के नियम को पालन नहीं करेगा उसे बोलेंगे अनादर्श विलयन। क्या बोलेंगे? अनादर्श विलयन। बाबूजी कैसा लगा मेरा मजाक? राउल्ट का नियम आप लोगों को पता हो गया कि किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में
विलायक या विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्या बोला बाबूजी? बाबूजी ये बोला मैंने कि भाई मैंने ये कहा कि 1 बिलियन मैंने ले लिया। इसको बार बार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे भी है सर, मुझे यदि एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा मैं पढ़ना छोड़ दूंगा। मैं इसलिए बार बार इस शब्द को, इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि किसी के मन में ऐसा ना लगे कि ये मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा भाई इसमें विलायक है। क्या है सर? विलायक जिसका वाष्प दाब Pa। भाई विलेय है लेकिन विलेय अवाष्पशील है और विलयन का वाष्प दाब, विलयन का, यदि हम विलयन की बात करें तो विलयन का वाष्प दाब P है। तो चाहे हम विलायक की वाष्प दाब करें चाहे विलयन की वाष्प दाब बात करें, इसका जो वाष्प दाब का निर्माण है केवल और केवल विलायक घटक के आधार पर है। यानी जो P की बात करें चाहे Pa की बात करें, ये दोनों डिपेंड करता है किसके बच्चों? समानुपाती होता है XA के। A क्यों? क्योंकि विलायक ही वाष्पित हो सकता है। यही जब वाष्प बनेगा तो इस पर दाब लगाएगा बच्चों, उसी को तो बोलते हैं वाष्प दाब। विलेय तो अवाष्पशील है। समझ में आ गया? इस चीज को बार बार आपको समझा रहा हूं। ठीक है बच्चों, राउल्ट का नियम लिखना है। स्थिर ताप पर वाष्प दाब में अपेक्षिक नमन विलेय में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, ये जहां पे बच्चों XB क्या है बाबूजी? B मतलब विलेय, विलेय का मोल प्रभाज है। P0A क्या है? शुद्ध विलायक के लिए है। Pa क्या है? विलायक, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब है। P0A अपना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है बच्चों। लेकिन एक परिभाषा और लिख लेना। क्या लिख लेना सर? कि विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, ये आप लोगों ने पढ़ा ना, विलयन में उपस्थित विलायक या विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है सर? विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। चीजें क्लियर? और इसी आधार पर आपकी एक परिभाषा के आधार पर बच्चों क्वेश्चन बनता है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता। आदर्श विलयन में डेल H का मान बच्चों, डेल H का मान परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन इसमें बच्चों डेल H का मान परिवर्तित हो सकता है ना, नॉट इक्वल 0 के बराबर है। यदि बच्चों आयतन की बात करें तो इसमें आयतन भी परिवर्तन नहीं होता है बच्चों, 0 के बराबर है, लेकिन इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, ले लो भाई। जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आदर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक, अब आप लोगों से गुजारिश है प्यारे बच्चों, क्या गुजारिश है कि सर राउल्ट के नियम का गणितीय व्याख्या, तो यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना शुरू करें, है ना। हमारे नोट्स में भी अवेलेबल रहता है गणितीय व्याख्या, है ना, क्योंकि अब मैं अलग से नहीं कराने वाला हूं, इसी में से मैंने समझा दिया। यहां से थ्योरम शुरू करोगे बच्चों, यहां से शुरू करोगे, ये पूरा थ्योरम ही है, अपना थ्योरम ही है बच्चों, क्योंकि अभी इसी के आधार पर अपन आगे बात करेंगे, है ना। तो राउल्ट का नियम तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। मजा आया कि नहीं यार बाबूजी? चलो अब बात करते हैं बच्चों, राउल्ट का नियम क्लियर ना? राउल्ट का नियम कोई भूलेगा तो नहीं? बार बार नहीं कहना कि सर क्वेश्चन ऐड नहीं था। क्वेश्चन ऐड है बच्चा, क्वेश्चन ऐड है, टेंशन न लेना। चलो अब बात करते हैं वाष्प दाब में अवनमन किसे कहते हैं। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। अरे सर अभी तो सब कुछ कर लिए यार, अब कुछ करने की क्या जरूरत है ना, अभी तो सारा खेल हो गया। अब खेल कैसे हुआ फिर से समझते हैं। फिर से ये समझते हैं कि एक पात्र लेते हैं, एक पात्र ले लिए सर, ओके सर। इस पात्र में हम विलयन लेते हैं, तो विलयन में तो 2 घटक हैं, वो स्वाभाविक है, ठीक है। विलयन में 2 घटक हैं सर, क्या क्या है? एक तो विलायक है बच्चा, क्या है? विलायक है। अभी यदि हम शुद्ध की बात करते हैं, शुद्ध मतलब इसका वाष्प दाब P0A है। क्या है बच्चों? P0A वाष्प दाब। कब? जब शुद्ध विलायक की बात करते हैं, शुद्ध विलायक की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें हमने अशुद्धियां मिला दी, क्या मिला दी? अशुद्धियां मिला दी, मतलब विलायक, सॉरी विलायक में विलेय मिला दी। अशुद्धियां मतलब विलायक में विलेय मिला दी, तो इस विलायक का वाष्प दाब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसके कारण कम होता है, बढ़ता तो है नहीं, Pa हो गया। मतलब किसी विलयन की बात करते हैं बच्चों,
तो विलयन में जब शुद्ध विलायक है तो उसका वाष्प दाब अधिक होगा, हमेशा उसका वाष्प दाब अधिक होगा। सही सर, बिल्कुल हाँ, उसका वाष्प दाब अधिक होगा ही होगा। क्या बोला गया? उसका वाष्प दाब अधिक होगा ही होगा बच्चों, उसका वाष्प दाब अधिक होगा ही होगा। लेकिन जैसे ही विलेय को मिलाया तो उसके अंदर वाष्प दाब में क्या आ गई? कमी। तो पहले P0A था, अब PA हो गया, तो ये P0A में PA को हमने घटाया, यही तो है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन क्या है? अवनमन। सर कहां पे देखा? अभी हमने देखा क्या? बिल्कुल जी हाँ प्यारे बच्चों, थ्योरम में समझ में आया। ये भी हमने थ्योरम में कहा P0A माइनस PA वाष्प दाब में अवनमन है। वाष्प दाब में क्या है? अवनमन है। और ये आपेक्षिक अवनमन है बच्चों, मतलब शुद्ध विलायक की अपेक्षा कितना कम आया। मैंने ये बोला कि पहले इसका था मान लीजिए 60 ATM, जैसे इसको मिलाया तो इसका हो गया 40 ATM, वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं है। ठीक है, मान लो अब इसमें 60 में 40 घटा दे तो 20 कम हो गया। यानी इसका ये पता करना है कि आपेक्षिक का मतलब होता है, ये हो गया आपेक्षिक, ये आपके राउल्ट के नियम से आता है कि 60 में से कितना कम हो गया तो 20, तो 60, ये अनुपात आपेक्षिक अवनमन हो जाता है। क्लियर? तो जब शुद्ध विलायक में विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो इस विलायक का जो वाष्प दाब वो कम हो जाता है, वही विलायक के वाष्प दाब में अवनमन होता है। और वाष्प दाब किसे कहते हैं बच्चों? ये सबको पता है कि भाई साहब यदि हम खुला छोड़ दे किसी द्रव को साम्य अवस्था में, साम्य रहता है यहाँ पे, साम्य, साम्य का मतलब होता है कुछ लिक्विड आपका द्रव में बन रहा है, कुछ जो आपका गैस है ना, कुछ गैस अवस्था में, कुछ द्रव अवस्था में, यहाँ बाहर से वायुमंडल में साम्य अवस्था में रहता है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो दाब लगाया जाता है, जो वाष्पित अवस्था में रहता है उसके द्वारा जो दाब लगाया जाता है वो वाष्प दाब होता है। निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्य अवस्था में उपस्थित वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहा मैंने? बोला बच्चों, मैंने ये बोला कि ये द्रव है, ये पूरा साम्य अवस्था में रहता है, यानी कुछ भाग गैस के रूप में, कुछ भाग लिक्विड के रूप में उसके सतह पर मंडराते रहते हैं, नाचते घूमते रहते हैं। जब घूमते नाचते रहते हैं तो भाई साहब उस वाष्प द्वारा एक दाब लगाया जाता है जिसे वाष्प दाब कहते हैं। लेकिन बच्चों ये बोला गया कि जैसे किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। मैंने कहा विलेय को मिला दिया जो अवाष्पशील था तो इसके वाष्प दाब में कुछ कमी आ गई, और वाष्प दाब में कमी आ गई बच्चों, इसी को बोलेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलेंगे? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बोलेंगे बच्चों। चीजें क्लियर? और इसी आधार पर हम विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। सर इतना इजी है? बहुत इजी है बाबू, थोड़ा सा समय दोगे तो मैं ये थ्योरम 2 मिनट में खत्म करूंगा। कितने मिनट में सर? 2 मिनट में, पर थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। कुछ चीजें हटाएंगे, कुछ चीजें मार देंगे गोली, है ना। चलो बाबूजी शुरू करते हैं, यहीं से अपन शुरू करते हैं बच्चों, इसी पे समझा देते हैं, इसी पेज में ऐसा करते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आपने भी पढ़ाया सर कि P0A माइनस PA अपान P0A बराबर XB होता है बच्चों। XB यहाँ पे मिसप्रिंट है, XB। ठीक है सर, XB है क्या? XB है यानी विलेय के मोलों की संख्या, मतलब NB अपान Na प्लस NB के बराबर। अच्छा सर, हमने बोला था बच्चों कि NB मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है? WB बटा MB। Na की बात करें तो WA बटा MA। इसको यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको यहां पे वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, तो XB बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? यहां पर XB बराबर NB का मान कितना हो जाएगा? WB बटा MB डिवाइड बाय बच्चों यहां पर अपना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा WA बटा MA प्लस WB बटा MB। यदि मान लीजिए विलेय की मात्रा बहुत सूक्ष्म हो बच्चों तो इसको उपेक्षित कर देंगे, नीचे वाले भाग को WB बटा MB को हटा देंगे, WB बटा MB को हटा देंगे। यदि मान लीजिए बहुत सूक्ष्म है
है ना, यदि विलय की मात्रा सूक्ष्म है तो XB बराबर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा WB बटा, ऊपर वाले को नहीं हटाएंगे, और नीचे WA बटा MA। अब इसको बच्चों यदि मैं XB बराबर निकालना चाहूं तो ये WB और नीचे आ जाएगा MB, और ये ऊपर चला जा, हर का हर ऊपर चला जाता है बच्चों, MA बटा WA। अब बच्चों इसको अपन यहां से रखेंगे, मान लो समीकरण 1 देके रखें, तो यहां से अपन निष्कर्ष निकालेंगे कि P नॉट A माइनस PA बटे P नॉट A, और बच्चों XB होता है, XB की जगह रख देंगे WB गुणे MA बटा MB गुणे WA। हमें विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना करनी थी, मतलब इस MB का मान निकालना था, तो MB इधर ले आओ, बाकी WB गुणे MA डिवाइड बाय बच्चों ये P नॉट A ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, है ना, फिर इधर WA है गुणे ये अपना P नॉट A माइनस P हो जाएगा। ये अपना आ गया विलय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना, विलय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना। राउल्ट का नियम आप लोगों को मैंने बता दिया भाई, ध्यान रखना। देखो बच्चों मैंने आपको जैसा जैसा समझाया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम चीज, ठीक। मैं पूरा ये घटना चक्र जो लिखा हुआ है इसके आप लोग लिख लो, बाद भी नहीं कहना कि सर हमने नहीं लिख पाया, लिख लो बाबूजी लिख लो। मैंने कहा Na बराबर WA बटा MA, NB बराबर WB बटा MB। मैंने कहा XB बराबर होता है NB बटा NA, इसमें मान रख दिया, यदि इसका मान कम है तो WB अपान MB को हटा दिया, सोच में देखो बच्चों WB बटे MB की उपेक्षा कर दी, ठीक है, सेम प्रोसेस है। फिर क्या करा मैंने बच्चों, देखो इसको हटा दिया तो ये बचा, है ना, फिर जो आपका बच्चों WB बटा MB है तो WB बटा MB दिख रहा है ना, हाँ, और फिर ये अपना MA जो है ऊपर चला गया, WA नहीं रहने दिया, MA जो है ऊपर चला गया। बस हमें यहाँ पे MB का मान तो निकालना है, जब MB का मान निकालना है तो पक्षांतर कर देना है, बस MB का मान आ जाएगा, और यही चीज अपना निकल कर आया, देख लो बच्चों WB MA P नॉट A, ठीक है सर, नीचे WA है P नॉट A माइनस PA, वही चीज आया। तो जो मैं यहाँ पे समझाया हूँ शॉर्टकट, वही चीज आपको यहाँ पे रिवीजन करा दिया। क्लियर बाबूजी? सर स्क्रीनशॉट लेने का समय दे दो, आप स्क्रीनशॉट लेने का समय दे दो, तो स्क्रीनशॉट लेने का समय दे रहा हूं। क्लास भाई 1 घंटे से ऊपर चलेगी, क्लास आप सोचोगे कि 10 मिनट में हो जाए तो वो संभव नहीं है। राउल्ट के नियम का थ्योरम मैंने कराया है, उसे आप जरूर कर लेना। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। निम्न मतलब स्थिर क्वथन मिश्रण, एक निम्न क्वथन एजियोट्रॉप होता है और उच्च क्वथन एजियोट्रॉप होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो निश्चित ताप पर उबलता है और बिना संगठन बदले आश्वित होता है, स्थिर क्वथन मिश्रण कहलाता है। मतलब उसके संगठन में बदलाव नहीं होता और आश्वित हो जाता है, खत्म कहानी, इसमें कुछ है नहीं, इसको कोई समझाने वाली बात नहीं है कि मतलब ऐसा मिश्रण हो जो एक निश्चित ताप पर उबल जाए और उसकी बिना संगठन में बदले, उसमें कोई बदलाव ना करें, उसमें कोई बदलाव ना करें बच्चों, उसमें कोई ना बदलाव करे, कोई बिना बदलाव की वो क्या हो जाए, आश्वित हो जाए, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये 2 प्रकार से होता है बच्चों, एक निम्न क्वथन एजियोट्रॉप और एक उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। ठीक है, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वह संगठन जिनका वाष्प दाब उच्च क्वथनांक निम्न होता है, गर्म करने पर निश्चित ताप पर संगठित में परिवर्तित हुए बिना आश्वित हो जाते हैं, निम्न क्वथन एजियोट्रॉप कहलाते हैं। मतलब एक ऐसा विलयन या मिश्रण जिसका क्वथनांक कम होगा वो निम्न क्वथन मिश्रण होगा, वो धनात्मक विचलन युक्त विलयन कहलाता है। अच्छा सर, ये धनात्मक ऋणात्मक कहां से आ गया? तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं और अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। हो सकता है एंथैल्पी परिवर्तन कम हो या अधिक हो, माइनस में हो जाए या प्लस में हो जाए। तो जो अधिक होगा बच्चों, राउल्ट के नियम से अधिक वैल्यू आएगा, वो आपका धनात्मक विचलन युक्त विलयन कहलाएगा, और जिसका मान राउल्ट के नियम से कम आता है ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन कहलाता है। तो ये जो निम्न क्वथन एजियोट्रॉप है या उच्च क्वथन एजियोट्रॉप है, ये धनात्मक विचलन युक्त विलयन वाले में होता है। मतलब जिसमें वाष्प दाब उच्च और क्वथनांक निम्न होगा वो निम्न क्वथन एजियोट्रॉप हो जाएगा, लेकिन वहीं पे वाष्प दाब निम्न और क्वथनांक उच्च हो जाएगा, उसका उच्च क्वथन एजियोट्रॉप कहलाता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया कि स्थिर क्वथन मिश्रण क्या है भाई? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का हम जब मिलाप करते हैं तो वो मिश्रण कहलाता है ना। यदि अच्छे तरीके से मिल गया तो समांगी मिश्रण बन गया, यानी अच्छे तरीके से नहीं मिला तो विषमांगी मिश्रण कहला गया। ठीक है, समझ में आया कि भाई यदि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो मिश्रण कहलाता है। बिल्कुल सही है, अच्छे तरीके से मिल गया तो समांगी मिश्रण, अच्छे तरीके से नहीं मिला तो विषमांगी मिश्रण।
निम्न क्वथन एजियोट्रॉप मतलब क्वथनांक जो है निम्न है, निम्न क्वथन बात की जा रही है, लेकिन दाब वहां पर उच्च हो, ठीक है, दाब क्या है, उच्च है। लेकिन वहीं पे बच्चों दाब निम्न हो जाए और क्वथनांक उच्च हो जाए तो उच्च क्वथन एजियोट्रॉप कहला जाता है। बस मतलब कुल मिलाकर ये मिश्रण ही है। क्या है बच्चों, मिश्रण है जो बिना संगठन बदले आश्वित हो जाता है। किसी प्रॉब्लम? आगे की ओर चले। ये प्रश्न बढ़िया छोटा सा था। अब बात करते हैं बच्चों यहां से, क्वेश्चन नंबर पे मत जाना, क्वेश्चन नंबर पे मत जाना, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे भी हो सकता है भाई, क्वेश्चन नंबर पे मत जाना, क्वेश्चन नंबर आगे पीछे भी हो सकता है। तो अगला प्रश्न आ गया बच्चों, क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं? ग्राफी व्याख्या तथा विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान। इसमें कई सारे क्वेश्चन है। पहला प्रश्न तो आता है क्वथनांक उन्नयन क्या है, क्वथनांक है क्या, ग्राफी व्याख्या आ जाता है, आणविक द्रव्यमान करना, मतलब इसमें 3 प्रश्न छिपे हुए हैं और 3 प्रश्नों को करेंगे बड़े शौक के साथ। सबसे पहले क्वथनांक है क्या, ये तो आपको समझना जरूरी है। जैसे बच्चों जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, जैसे हमने एक बिलियन ही ले लिया और बिलियन को गर्म करेंगे, है ना, थोड़ा समझना, इसको अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं सर, गर्म करते हैं। बढ़िया है, गर्म करो। तो गर्म करेंगे तो टेम्परेचर में वृद्धि होगी, इसके ताप में वृद्धि होगी, एक ऐसा ताप आएगा कि ये वाष्पित होने लगेगा, है ना। मतलब इस विलयन का जो दाब है, इस विलयन को जो दाब है वो जो वायुमंडल का दाब है बच्चों उसके बराबर हो जाएगा। तब ये किसमें, गैस अवस्था में बदलने लग जाएगा। कुछ समझ में आया? कि हमने कहा कि एक बिलियन लिया, बिलियन को गर्म करना शुरू किया। जब बिलियन को गर्म, ये बिलियन है बच्चों, गर्म किया, जब गर्म किया तो इसके ताप में वृद्धि होती है और एक ऐसी स्थिति आती है कि वो गैस अवस्था में बदलने लग जाता है, यानी वाष्प अवस्था में, गैस मतलब गैसीय अवस्था में, वाष्प अवस्था में बदलने लग गया। अच्छा, तो एक ऐसी स्थिति आती है, ठीक है, एक ऐसी स्थिति आती है कि उस समय जो इस द्रव का जो दाब है, जो दाब है वो लगभग वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उस ताप को, भाई हम ताप दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, धीरे 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 ताप बढ़ा रहे हैं, तो एक ऐसा स्थिति आता है कि गर्म करते करते, है ना, एक निश्चित ताप पर द्रव का दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप क्वथनांक कहलाता है। फिर से समझना, मैंने किसी द्रव को गर्म करना शुरू किया, धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं बच्चों, गर्म कर रहे हैं, एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो वाष्पित होने लग जाएगा, लेकिन उसके पहले एक निश्चित ताप पर वायुमंडलीय दाब के बराबर, जो द्रव है उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, जो द्रव का दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो उस ताप को, जिस ताप पर इस द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, वो क्वथनांक कहलाता है। लेकिन जैसे ही इसमें हमने अशुद्धि मिला दी, बड़ा खेल है साला, अशुद्धि यानी विलेय हमने मिला दी, अशुद्धि मिला दी। अभी हम शुद्ध विलायक की बात कर रहे थे। जैसे ही अशुद्ध मिला दी तो मान के चलता हूं कि ये 105 डिग्री सेल्सियस पर ये वाष्पित हो रहा था, तो भाई साहब अशुद्धि मिलाने से अब 115 डिग्री सेल्सियस पर ये वाष्पित होगा। तो क्वथनांक में क्या हो गई, वृद्धि हो गई अशुद्धि मिलाने के कारण। जैसे पानी जल्दी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, नमक मिला दिया, थोड़ा और टेम्परेचर, सब जल्दी उबलेगा ही नहीं साला, और टेम्परेचर लगेगा, तो क्वथनांक में उसके क्या हो गई बाबूजी, वृद्धि हो गई। वह ताप, जिस ताप पर किसी पदार्थ का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वो ताप आपका क्वथनांक कहलाता है। और जैसे ही विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वो क्वथनांक में उन्नयन कहला जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन कहला जाता है। अब जब हम इसके ग्राफीय व्याख्या की बात करते हैं बच्चों, तो देखिएगा हमने ये बोला बच्चों, देखिएगा हमने कहा कि ये ताप को बताता है, परम ताप, परम ताप, ठीक। अब ये ऊपर वाला वाष्प दाब को बताता है, क्या है, वाष्प दाब। मैंने कहा कि जैसे जैसे गर्म किया, मान लो एक विलयन है बच्चों, विलायक है, विलायक है, ऐसा जैसे जैसे गर्म करता हूं वैसे 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 इसके दाब में वृद्धि होगी। गर्म करूंगा, ये विलायक हो गया, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे जैसे इसको गर्म किया, भाई परम ताप है, एक निश्चित टेम्परेचर होगा, धीरे 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 आगे बढ़ाऊंगा, जैसे से गर्म करूंगा, जैसे से गर्म करूंगा बच्चों, जैसे से गर्म करूंगा, जैसे जैसे गर्म करूंगा,
वैसे वैसे इसके दाब में वृद्धि होगी। कैसे दाब में वृद्धि होगी? मैंने बोला ना, गर्म करते जाओ, उसकी हीट बढ़ती जाएगी, वाष्पित ज्यादा होगा, दाब बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन अशुद्धि मिलाने के कारण जैसे वो विलयन बना तो उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। क्यों? कम मात्रा में वाष्पित होगा। कुछ समझ में आई बात? भाई मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे से ताप देते हैं तो विलायक का जो है वाष्प दाब बढ़ता है ना। वाष्प दाब, ये वाष्प दाब को बताता है, ये परम ताप को बताता है। जैसे से ताप देंगे तो बढ़ेगा। लेकिन विलायक मिलाने से मान लीजिए मैं कहता हूं कि वो एक निश्चित इस ताप पर, यहाँ पे x है या पॉइंट है बच्चों, कोई पॉइंट है, इस ताप पर जो है ये विलायक जो है वो वाष्पित हो रहा है। जैसे से हम गर्म करते हैं ताप बढ़ता है, इस पॉइंट पर वो क्या है, वाष्पित हो रहा है। मतलब यहाँ पर एक पॉइंट हम x दे देते हैं, x दे देते हैं और इसको देते हैं AB, इसका वक्र है बच्चों, आगे की ओर बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही बाबूजी, जैसे ही हम इसमें अशुद्ध मिला दिया, तो आप लोगों को पहले ही पता है कि विलेय यदि हम मिला दें तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। सही है सर? तो विलयन का वाष्प दाब नीचे की ओर आ जाएगा। ये विलयन है, क्या बच्चों? विलयन है, ठीक है। विलयन का वाष्प दाब का वक्र है, ठीक। इसको यदि हम आगे की बात करें तो ये इस पॉइंट पर यानी और अधिक टेम्परेचर लगेगा बच्चों, तब कहीं ना कहीं ये वाष्पित होगा। तो इसके संगत ताप T0B और ये अपना TB हो गया। मतलब इस ताप पर बच्चों जो आपका क्या था, विलायक था, वो क्या हो रहा था, वाष्पित हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने अशुद्धि मिला दी विलयन को हम बात करते हैं CD, ये वक्र नीचे है बच्चों। तो विलयन का वक्र CD नीचे क्यों है? क्योंकि हमेशा विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, विलयन का वाष्प दाब कम होता है। क्योंकि उसमें अशुद्धियां मिला दी तो वाष्प दाब में कमी आती है, लेकिन क्वथनांक में वृद्धि होती है। सर कैसे? मैंने कहा कि विलयन को हम गर्म करते हैं, तापमान बढ़ता है। यदि शुद्ध विलायक है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लग गया। लेकिन जैसे ही हमने नमक मिला दिया, शक्कर मिला दिया, तो 100 में नहीं उबलेगा, बल्कि और अधिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। तो ये चीज ग्राफ में तो बताया गया है कि विलयन है, तापमान बढ़ते जाता बिंदु x पर बच्चों वो वाष्पित हो सकता है। मतलब ये एक एटीएम की स्थिति में आ जाता है, एक वायुमंडलीय दाब की स्थिति में आ जाता है। लेकिन जैसे ही अशुद्ध मिला दे तो विलयन हो गया, विलयन का वाष्प दाब का वक्र नीचे की ओर हो गया। यहाँ पर बाई कर दिए कि बाई बिंदु पर TB है, परम ताप है, बड़ा तापमान आगे की ओर चलेगा। मतलब ये TB पर था तो T0B पर हो गया। तो यहीं पर यदि बात करता हूं कि क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो गई, डेल्टी कितनी हो गई, तो कहोगे सर T0B माइनस TB के बराबर होगा। और ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डेल्टा T किस पर डिपेंड करेगा बता सकते हो आप लोग? किस पर डिपेंड करेगा? ये मोललता पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि साला विलेय हमने मिला दिया ना, विलेय हमने मिलाया ना, इसी कारण से तो ये क्वथनांक में वृद्धि हुई है बच्चों। तो ये ग्राफ है। ग्राफ में थोड़ा सा आप लोग वर्णन देखोगे कि ग्राफ में, यहाँ पे ग्राफ बनाना था, अभी ग्राफ नहीं बन पाया जल्दी में। ग्राफ में AB विलायक का और CD विलयन का वक्र है। तापमान बढ़ाने से विलायक और विलयन दोनों को वाष्प दाब बढ़ता है। सही है? जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा। ऊपर की ओर वाष्प दाब बताता है तो ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा। ठीक है सर। बिंदु x पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, और जिसके संगत ताप TB है। और बच्चों यहाँ पर आप देखो जो वाई बिंदु है, यहाँ पर जो है मतलब विलयन का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जिसका संगत ताप TB हो जाता है, T0B हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बिंदु Y पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिसका संगत ताप T0B है बच्चों। यहाँ पर T0B कर लो, T0B हो गया। 1 मिनट भाई। बिंदु X पर TB कर लो आप, और इस पर T0B कर लो, है ना। और देख लो विलयन का वक्र विलायक के वक्र से नीचे है, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ये आपको पहले बताया कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है बच्चों। ठीक, तो इसके आगे बच्चों TB का मान T0B से मान अधिक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ग्राफ में जो है इसको अपन T0B दर्शा लेते हैं और इसको TB दर्शा लेते हैं, जो भी आपको। तो अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे तो अधिक वाला ये हो जाएगा इस बार, तो TB माइनस T0B। कॉपी में जैसा लिखा है उसके आधार पर अपन कर रहे हैं, क्योंकि भाई घटाना तो है यार, चाहे आगे कर दो चाहे पीछे कर दो, इसमें कोई वो नहीं पड़ता है कि भाई आगे की पीछे कर दो। ठीक है, तो अपन अधिक वाले में से कम वाले को घटा दिए, क्योंकि ये शुद्ध का है बच्चों, शुद्ध का, ये शुद्ध का है, तो T0 भी हमेशा शुद्ध के लिए हो जाएगा। ओके, ठीक। तो भाई इससे निष्कर्ष निकलेगा कि भाई जो आपके क्वथनांक में वृद्धि होती है वो मोललता के समानुपाती होता है बच्चों। बाकी मोललता का फार्मूला यदि आप लोगों को क्लियर है
तो फिर आप लोगों को बल्ले बल्ले, और मोललता का फार्मूला नहीं पता तो फिर दिक्कत है। मैंने कहा डेल्टा टी वी है ना, बॉइलिंग पॉइंट की बात की जा रही है, ये डिपेंड करता है मोललता के, ठीक है, मोललता के डिपेंड करता है बच्चों। तो डेल्टा टी बी बराबर के एम हो जाएगा, और मोललता किस पर डिपेंड करेगा, डब्ल्यू बी बटा एम बी गुणे 1000 बटा एम ए। ये आपको इसीलिए वीडियो के शुरुआत में मिला था, बच्चों। अब यहाँ पे मान रख दो, डेल्टा टी बी बराबर का के हो जाएगा, के बी कर लो आप लोग यहाँ पे, और m का मान हो जाएगा डब्ल्यू बी बटा एम बी गुणे 1000 बटा एम ए। ये चीज़ आपका फार्मूला आ गया। इससे आप लोग आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हो। इससे आणविक द्रव्यमान कैसे निकलेगा, एम बी का मान निकालना है, तो भाई के बी इंटू डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटा डेल्टा टी बी इंटू एम ए। ठीक है बच्चों, ये अपना हो गया आणविक द्रव्यमान की गणना। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, भटकना नहीं पड़ेगा यार। चैनल में हमारे यही तो एक खूबी है कि यदि आप लोग नोट्स नहीं भी बना पाए हैं, नोट्स आपके पास नहीं भी है, तो आप लोग हमारे कॉपी से लिख सकते हो, बढ़िया आप लोग लिख के नोट्स बना सकते हो, कहीं आप लोग भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना बाबूजी। मजा आया कि नहीं भाई? अभी क्लास खत्म नहीं हुआ बाबूजी, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ। इसी से एक फार्मूला निकलेगा बच्चों, इसी से एक फार्मूला निकलेगा, एक परिभाषा निकलेगा। डेल्टा, अच्छा फार्मूला तो हमने निकाल दिया, अपना के बी का मान निकलेगा। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन बनेगा बच्चों, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्वेश्चन किसे कहते हैं? देखो, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? देखो बच्चों, किसी विलयन का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक मतलब के बी उस क्वथनांक उन्नयन के बराबर या क्वथनांक वृद्धि के बराबर होता है जो एक मोल अवाष्पशील पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में विलय करने से प्राप्त होता है। मतलब क्या बोला गया कि मोललता 1 मोल, बच्चों यहां पर लिख लेना, जो 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ को विलय करने से उत्पन्न होता है। समझ में नहीं आया? मैंने कहा डेल्टा टी बी जो क्वथनांक में उन्नयन है वो समानुपाती होता है एम के। डेल्टा टी बी समानुपाती हटाया तो के बी, ये आपका हो गया मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। के बी क्या है? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। यदि बच्चों मोललता m हो, मोल की संख्या 1 हो, कहने का तात्पर्य, तो यहाँ पर डेल्टा टी बी जो है वो के बी के बराबर होगा। यानी इस के बी का मान उस क्वथनांक में वृद्धि के बराबर होता है जो कि 1 मोल विलेय पदार्थ में, 1 मोल पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में मिलाने से उत्पन्न होता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया बाबू, आएगा ना। मैंने कहा यहाँ पर, मैंने कहा 1000 ग्राम विलायक है, 1000 ग्राम विलायक है, क्या ले लिया? विलायक। अब इसमें मैंने 1 मोल विलेय मिला दिया, 1 मोल विलेय मिला दिया, तो जो प्यारे बच्चों उसके क्वथनांक में वृद्धि हुई वही उसका मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, वही उसका मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, वही उसका मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। ठीक, समझ में आया? नहीं आया होगा। मैंने बोला किसी विलयन का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक के उस वृद्धि के बराबर है जो कि 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में मिलाने से उत्पन्न होता है। बस, आप नहीं समझाने वाला बाबू। मैंने कहा कि यदि m बराबर 1 हो, 1 मोल हो, यदि मोललता 1 मोल की बात की जा रही है कि यदि m बराबर स्मॉल m बराबर 1 हो, यानी 1 मोल विलेय 1000 ग्राम विलायक में उत्पन्न करने से जो क्वथनांक में वृद्धि होती है वही उसके मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर है। आगे बढ़ते हैं हिमांक में अवनमन। अब फटाफट बात करते हैं बच्चों इसका अपोजिट, क्वथनांक का अपोजिट हिमांक अवनमन चलेगा। सीधा मैं कह रहा हूं, अब जमाना है, पहले अपन गर्म करके उबाल रहे थे, अब उसका जमाना उल्टा कर देंगे बच्चों। ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं कहीं पे राउल्ट के नियम का, गणितीय नियम का व्याख्या अलग से व्यंजक नहीं है, ये मैंने कराया है। भूल मत जाइयो बाबू, भूल मत जाइयो, नहीं तो फिर बाद में कहियो कि सर हमसे नहीं बनो क्योंकि आपने करायो नहीं, तो फिर बाद में ये आप लोगों का रोना हम नहीं सुनेंगे बाबूजी। राउल्ट का नियम क्वेश्चन छपेगा, फिर आप लोग कहोगे कि सर हमसे तो बनी नहीं क्योंकि आपने कराया नहीं। अब हिमांक क्या है भाई? मैं ये कह रहा हूं कि कोई पदार्थ है उसको तापमान कम करो, एक ऐसी स्थिति आएगी वो ठोस में बदल जाएगा। समझ में आया? कि वह ताप, जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदल जाए, वो हिमांक है ना।
अच्छा बाबूजी, अब हिमांक में अवनमन क्या है सर? देखो बाबूजी, मैं ये कह रहा हूं कि यदि पानी की बात करूं 0 डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ बदल गया, क्योंकि ये अभी विलायक था। क्या था सर? विलायक था। लेकिन इसमें मैंने ऐड कर दिया क्या? नमक, NaCl। और जब नमक ऐड कर दिया मतलब विलेय ऐड कर दिया। अरे ससुरा, ये विलेय ऐड करने पर बच्चों अब ये मान के चलता हूं कि और माइनस में जाएगा, तो अब ये जो ठोस में बदलता है वो -5 डिग्री सेल्सियस पर ठोस बनता है। बड़ी समस्या हो गई। पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ठोस बन जा रहा था क्योंकि पानी था, लेकिन जैसे हमने विलेय मिलाया तो उसके टेम्परेचर में और कमी आ गई। अच्छा सर, तो मतलब वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में बदल जाए वो हिमांक कहलाता है। लेकिन किसी विलायक में वाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने से विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक वाष्प दाब कम होता है, जिस कारण हिमांक ताप में कमी आ जाती है। हिमांक ताप में कमी और कम करना पड़ेगा, तब वो जमेगा। बढ़ाना नहीं पड़ेगा, बल्कि तापमान और कम करना पड़ेगा बच्चों, जिससे वो ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो हिमांक अवनमन तो भैया अब आप लोगों को समझाने की जरूरत ही नहीं है कि सर हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दिया। और जैसे आप सबको पता है कि अवाष्पशील विलेय जैसे विलायक में मिला, तो जैसे ही वाष्पशील मिलने से बच्चों वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, और वाष्प दाब जिसका कम हो गया उसका टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, जिससे वो क्या हो जाएगा? वो ठोस अवस्था में बदल जाएगा। चीजें क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत तो बहुत है सर, लेकिन कर क्या सकते हैं। और आप लोगों को भाई बस अब थोड़ा सा कम ही समय लगेगा। क्लास हमारा एकदम एंड की ओर चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी समय लग जाएगा क्योंकि हमें पूरा हिमांक अवनमन और इसके आधार पर आणविक द्रव्यमान की गणना भी करनी है। थोड़ा सा आप ग्राफी व्याख्या पर चर्चा कर लेते हैं। ग्राफी व्याख्या तो मेन है भाई। मैंने कहा प्यारे बच्चों, ये आपका परमताप है। क्या है? परमताप। तापमान को बताता है, और ये आपके वाष्प दाब को बताता है। भाई अब यहां पे सुपर फास्ट चल रहा है, तो थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाना यार, नॉलेज पे जाना बस। मैं कह रहा हूं अब ये शुद्ध विलायक है, अभी सिर्फ शुद्ध विलायक की बात कर रहा हूं, है ना? शुद्ध विलायक की बात कर रहा हूं। शुद्ध विलायक पर मान लो ये विलायक है, यहां पे शुद्ध विलायक है, यहां पे बच्चों आपको बोलता हूं द्रव विलायक है। और जैसे इसके टेम्परेचर में कमी कर दिया हमने, टेम्परेचर में हमने कमी कर दिया बच्चों, तो ये ठोस विलायक हो जाएगा। क्या हो गया? ठोस विलायक हो गया। और ये अपना ठोस विलायक इधर हो गया। और प्यारे बच्चों, यदि हम बात करते हैं विलयन की बात करें, तो इसके नीचे वक्र होगा, विलयन का वक्र ऐसा होगा, विलयन हो गया। ठीक है। और विलयन का जब टेम्परेचर कम करेंगे, विलयन का टेम्परेचर कम करेंगे, विलयन का टेम्परेचर कम करेंगे और टेम्परेचर कम करेंगे बच्चों, मतलब यदि यहां से इधर आने पर ठोस हो रहा था, यहां पे बच्चों ये आपका यहां पे कह देते हैं T0F था, तो इस पॉइंट पर विलयन जो है उस किस अवस्था में हो रहा है? TF में बदल रहा है, मतलब वो ठोस अवस्था में बदल रहा है। ये शुद्ध विलायक था, ये ठोस विलायक है, इधर द्रव विलायक है, ये ठोस। जैसे यहां से इधर आया तो ये ठोस हो गया। तो किस पॉइंट पर ठोस हो रहा था? इस पॉइंट पर, मतलब कितना टेम्परेचर था? T0F। कितना बच्चों? T0F। लेकिन हमने बात किया विलयन की, तो विलयन के टेम्परेचर को और कम किया। जैसे भी आपको मैं समझा रहा था, यहां पर थोड़ा ध्यान देना कि भाई पानी जो था वो 0 डिग्री सेल्सियस पर यदि ठोस हो रहा है, तो भाई यदि हम विलायक में विलेय मिला दिया तो विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन। तो और कम टेम्परेचर पर वो ठोस होगा। ठीक है, मतलब उसका वाष्प दाब और कम होगा, और कम करना है ना, तो कहीं ना कहीं विलयन का वाष्प दाब नीचे होता, वक्र नीचे रखेंगे बच्चों। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता, वक्र ऊपर रखते हैं। यहां पे हम यदि कह देते हैं कि यहां पे अपना A B C D E हो जाए, कुछ भी बिंदु हो सकता है। B पर मान लीजिए ठोस विलायक बिंदु है बच्चों, तो E पर अपने द्रव ठोस विलायक है, तो अपना ठोस विलयन बिंदु E पर हो जाएगा। इनका संगत ताप T0F और TF है, तो इन्हीं का डिफरेंस जो है बच्चों वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को बताएगा, और वो भी अपने कमी को बताएगा, यानी डेल्टा TF को बताएगा।
कमी को बताएगा बच्चों, कमी को बताएगा, है ना। देखो चित्र में BC शुद्ध विलायक का है, ठीक है सर। देखो जरा BC शुद्ध विलायक का है, यहाँ पे थोड़ा सा भाई, यहाँ पे दूसरा चीज लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे नामांकित दूसरा किया हूँ। यदि मान लीजिए BC शुद्ध विलायक है तो इसको मैं ऐसा कर देता, B और C ये शुद्ध विलायक हो जाता, BC क्या हो जाता, शुद्ध विलायक हो जाता, ठीक है। वाष्प मिला देने से विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, विलयन का वाष्प दाब कम हो गया बच्चों तो वक्र नीचे, ठीक। DE तथा AB क्रमशः विलयन व ठोस विलायक, AB अपना, ये आप यहाँ पे A कर दो तो AB अपना ठोस विलायक का है, और DE जो है बच्चों ये किसका है, DE जो है वो आपके विलयन का वक्र है, DE है, या इधर D या E कर दो या ED ऐसा कर दो, जो भी आपको करना है, ठीक, क्लियर। ताप बढ़ाने से दोनों का वाष्प दाब बढ़ता है, ताप बढ़ाएंगे दोनों का वाष्प दाब बढ़ेगा, ये चीज हमको पता है। विलयन का वाष्प दाब दर्शाने वाला वक्र DE, ये जो अपना DE है बच्चों, इसके संगत ताप अपन किसको लेके चल रहे हैं, विलयन के वाष्प दाब को दर्शाने वाला वक्र शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के दर्शाने वाले वक्र के नीचे है, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब कम होता है। बिंदु B पर ठोस हुए विलायक का द्रव, बिंदु P पर ठोस हुए विलायक का जिसका संगत ताप T0F है या T0F है ना। बिंदु D पर, ये बिंदु D यहाँ पर ले लो, बिंदु D यहाँ पर ले लो और बिंदु E यहाँ पर ले लो, ठीक है, बिंदु E यहाँ पर ले लो। तो भाई बिंदु D पर, अब भाई देखो जिस आधार पर लिखा है ना उस आधार पर यहाँ पे करना पड़ेगा, वो तो मैं अपने हिसाब से समझा दिया था कि बिंदु D पर ठोस हुए विलायक और विलयन के वाष्प दाब मिलते हैं, मतलब यहाँ पर विलयन भी ठोस हो जाता है तो इसके संगत ताप TF है। अब इन दोनों का डिफरेंस ही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हिमांक में जो अवनमन है ना बच्चों, हिमांक में जो अवनमन है ना डेल TF जो है ना वो मोललता के समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा, मोललता के समानुपाती होगा। आणविक द्रव्यमान इसी आधार पर निकालेंगे, डेल्टा TF बराबर KF स्मॉल m का मान कितना होता है, WB बटा MB गुणे 1000 बटे WA, नहीं सर ME होता है, ME होता है सर, वैल्यू पुट करो, डेल्टा TF बराबर KF WB बटा MB गुणे 1000 बटा MA। हमें MB का तो मान निकालना है, तो MB बराबर हो जाएगा बच्चों KF गुणे WB गुणे 1000 बटा MB निकालना है तो अपना डेल्टा TF आ जाएगा गुणे ME हो जाएगा। जी हाँ, इससे आणविक द्रव्यमान की गणना हो जाती है, इससे आणविक द्रव्य, मोललता का फार्मूला पता है, वैल्यू पुट कर दो बस, मोललता का फार्मूला पता है, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, समझ में आ गया होगा। दोनों चीज एकदम सिमिलर है इसलिए अपन ज्यादा करते नहीं बच्चों। देखो हिमांक अवनमन द्वारा अवाष्पशील विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना, तो भैया हमने कहा हिमांक में जो अवनमन है वो सीधा सीधा मोललता पर डिपेंड करता है, मोललता के समानुपाती है, डेल्टा TF जो है वो मोललता के ही समानुपाती है, किसके बच्चों, मोललता के ही समानुपाती है, मोललता के ही समानुपाती है। समानुपाती हटा दिए तो KF क्या है बच्चों, एक नियतांक लग गया। और ये जो KF क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है, ध्यान रखिएगा, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है, आगे इसकी परिभाषा भी मिलेगी। M का मान है बच्चों, समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दो, M का मान रख दो, इससे अपना डेल्टा TF आ जाएगा या MB का मान आ जाएगा। यहां पे आप लोग MB निकाल दो, ठीक, क्योंकि MB निकालना था ना, तो जो हमने बताया कि M का मान रख दो, भाई ये अपना फार्मूला है पहले जैसा, भाई यहां पर सुपरफास्ट रिवीजन कर रहे हो ना, बार बार वही चीज तो करेंगे नहीं। तो M का मान अपना WB बटा MB गुणे 1000 बटा WA, बार बार हम मोललता भी नहीं समझाएंगे, तो ये चीज क्लियर है बच्चों। अच्छा, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक इसी से बताओ आप लोग, मोलल अवनमन हिमांक स्थिरांक, मोलल अवनमन हिमांक स्थिरांक क्या है, मैंने कहा डेल्टा TF समानुपाती है M के, ठीक है सर, डेल्टा TF बराबर KF M हो जाए। यदि मोललता 1 मोल, M बराबर होता है 1 मोल, 1 मोल मिला दें तो डेल्टा TF जो है वो KF के बराबर हो जाएगा। हाँ सर, मतलब किसी बिलियन में 1 मोल विलेय पदार्थ मिलाने से जो उसके हिमांक में कमी आई वही उसका मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। समझ में आया? देखो बच्चों, किसी बिलियन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, देखो बच्चों, किसी बिलियन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक हिमांक अवनमन के उस मान के बराबर है या हिमांक की कमी के उस मान के बराबर है जो कि 1 मोल विलेय पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक में विलेय करने से उत्पन्न होता है। नहीं आया समझ में? आएगा भी नहीं ना, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तब तो आएगा
किसी बिलियन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक के एफ का मान बच्चों, किसका मान, के एफ का मान, किसका मान, के एफ का मान, किसका मान, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, किसी बिलियन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, किसी बिलियन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक हिमांक के उस ताप के कमी के बराबर है, हिमांक के उस ताप के कमी के बराबर है जो कि एक मोल विलेय में एक मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में मिलाने से उत्पन्न होता है। मतलब 1 ग्राम जो 1 मोल विलेय है उसको 1000 ग्राम विलायक में मिलाने से जो हिमांक में कमी आई है वही बच्चों आपका मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। परिभाषा सिमिलर है बच्चों और मिलता जुलता है, आप लोगों को परेशान होने की भी जरूरत नहीं बाबूजी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं प्रसरण दाब की। इसके बाद अपना प्रसरण दाब है भैया। प्रसरण दाब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए बच्चों, प्रसरण की क्रिया क्या है, प्रसरण दाब है क्या। जैसे बच्चों एक पात्र है और पात्र में बीच में आप एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दो, ठीक है, और एक साइड आप विलयन भर दो, ठीक है, इधर रख दो बच्चों विलयन, क्या कर दो विलयन, और इधर आप भर दो विलायक, क्या भर दिया अपन ने, विलायक। अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलायक और विलयन को रख दिया। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि विलायक के अणु विलयन की ओर चलने लग जाते हैं। यह प्रक्रिया प्रसरण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, प्रसरण। क्या कहलाती है, प्रसरण। क्लियर। यानी एक पात्र में अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलायक और विलयन के मतलब मान को रखा, यानी विलयन और विलायक को रख दिया, तो विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर प्रवाहित होने लग जाती है। यह परिघटना आपका बच्चों क्या कहलाता है, प्रसरण की क्रिया कहलाती है। यानी विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर प्रवाहित होना प्रसरण कहलाता है। अब इसकी क्रिया को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं कि विलयन में एक पिस्टन लगा करके ऊपर से दाब लगाते हैं, है ना। जब दाब लगाते हैं बच्चों तो ये जो अब इधर से विलायक का अणु आ रहा था इसको मारता है धक्का कि भैया इधर मत आना, तो जिस दाब पर ये क्रिया रुक जाए, प्रसरण की क्रिया रुक जाए, वो आपका प्रसरण दाब कहलाता। कुछ है ही नहीं इसमें भाई। हमने कहा कि एक अर्धपारगम झिल्ली है, विलायक का अणु जो है विलयन की ओर प्रवाहित हो रहा है, ये परिघटना आपका प्रसरण कहलाता है। लेकिन जब हम विलयन पर एक पिस्टन लगा दिए और ऊपर से दाब लगा रहे हैं, इधर से एनर्जी दे रहे हैं, तो जब विलायक का अणु इधर से चलने के लिए कोशिश किया तो भैया इस दाब के कारण मारता है धक्का कि इधर आना नहीं, तो जिस दाब पर प्रसरण की क्रिया रुक जाए वो प्रसरण दाब कहलाती है। देखो बढ़िया प्यार से देखो, किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक कर देने पर विलायक के अणु का विलायक से अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम झिल्ली में से स्वतः प्रवाह होने की घटना प्रसरण कहलाती है। थोड़ा कठिन भाषा लग रहा है, नहीं। देखो किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली से उसके विलायक को अलग कर दिया, है ना। अब आप सबको पता है कि विलयन की सांद्रता अधिक होती है, विलायक की सांद्रता कम होती है, तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होने की घटना जो है प्रसरण कहलाती है। ठीक है, यहां पर बोला गया कि विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली से अलग किया, मतलब विलयन और विलायक को अर्धपारगम झिल्ली में बांट दिया। अब होता क्या है कि विलायक के अणु जो है वो अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली से स्वतः प्रवाहित होने लग जाते हैं, ये परिघटना प्रसरण कहलाती है। और यदि हम ऊपर दाब लगाते हैं कि किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग रखने पर प्रसरण को रोकने के लिए जो कम से कम बाहरी दाब लगाना पड़ता है वो प्रसरण दाब कहलाता है। यानी विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से विलयन की ओर ना जाए, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है बच्चों, बाहर से एक दाब लगाना पड़ता है, जिस दाब पर प्रसरण की क्रिया रुक जाती है प्रसरण दाब कहलाता है। प्रसरण दाब के आधार पर ही बच्चों विलयन को 3 भागों में बांटा गया है, समपराशरी विलयन, अतिपराशरी और अल्पपराशरी। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि देखो समपराशरी मतलब ऐसे 2 विलयन जिनके प्रसरण दाब समान हो, समपराशरी कहलाएंगे। अतिपराशरी मतलब जैसे एक विलयन के सापेक्ष दूसरे का दाब कम होता है, वो अतिपराशरी कहलाता है। और यदि एक विलयन के सापेक्ष दूसरे का दाब कम है तो आपका अल्पपराशरी है। जैसे 2 विलयन है भाई, 2 विलयन है, एक में अधिक है कि कम है। भाई मैंने बोला कि दोनों का प्रसरण दाब अलग अलग है। भाई 2 विलयन है अपने पास, यदि बच्चों 2 विलयन है, बात करते हैं इसका पाई ए है, इसका पाई बी, प्रसरण दाब को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि बच्चों पाई ए बराबर है पाई बी तो ये कहला गए समपराशरी, ठीक है। लेकिन बच्चों पाई ए ज़्यादा है पाई बी से तो ये अपना हो जाएगा अतिपराशरी, अतिपराशरी। लेकिन इसका कम है तो इससे बोलेंगे अल्पपराशरी, है ना। तो विलयन 3 प्रकार से प्रसरण दाब के आधार पर
कि ऐसे विलयन जिनका प्रसरण दाब समान होता है बच्चों वो समपराशरी विलयन कहलाते हैं, लेकिन जिसका प्रसरण दाब दूसरे की अपेक्षा कम है तो अति अल्प पराशरी, और जिसका ज़्यादा है वो अति पराशरी कहलाता है। चीज़ें क्लियर, समझ में आ गया, मजा भी आ गया होगा बच्चों। अब बात करते हैं बांठ-हाफ समीकरण। ठीक है, किसी अवाष्पशील विलेय के तनु विलयन का प्रसरण दाब जो है परमताप के समानुपाती होता है। यानी प्रसरण दाब, भाई मैंने आपको बोला कि प्रसरण की क्रिया क्या है। प्रसरण की क्रिया है विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से विलयन की ओर प्रवाहित होना, और इसको रोकने के लिए जो दाब लगाते हैं बच्चों प्रसरण दाब कहलाता है। ये परमताप के समानुपाती होता है। ठीक है, जब विलयन का सांद्रण C स्थिर रहता है। ओके, यानी कहने का मतलब बच्चों जब C स्थिर है तो T के समानुपाती होता है, लेकिन जब T स्थिर है तो C के समानुपाती होता है। पाई का मान जो बच्चों वो T के समानुपाती है जब C स्थिर है, यानी सांद्रता स्थिर है। फिर जब C के समानुपाती होता है तो T स्थिर होता है। दोनों को मिला देंगे बच्चों, दोनों को मिला देंगे, पाई समानुपाती T, पाई समानुपाती R, दोनों को मिला देंगे तो पाई समानुपाती C हो जाएगा T। यहाँ पे R नहीं है, C और T। ठीक है, मतलब बच्चों मैंने बोला पाई समानुपाती T है, फिर पाई समानुपाती C है। जब दोनों को मिलाया बच्चों, दोनों को मिला दिया, समीकरण 1 समीकरण 2, तो पाई समानुपाती C और T, और समानुपाती हटाया बच्चों तो R एक नियतांक लग गया। R एक नियतांक लग जाता है। R एक क्या लग जाता है बच्चों? नियतांक लग जाता है। ठीक है, R एक नियतांक लग गया, जहाँ पर बच्चों C का मान होता है 1/V, C का मान 1/V, तो यहाँ पर 1/V वाला तो पाई V बराबर RT। यही बांठ-हाफ विलयन का समीकरण है। यही बांठ-हाफ विलयन का समीकरण, इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ होता नहीं है, ज़्यादा कुछ है नहीं भैया। फिर से समझ लेना बच्चों, बांठ-हाफ समीकरण के लिए जो प्रसरण दाब है वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है जब C कांस्टेंट होता है, मतलब स्थिर हो, सांद्रण स्थिर हो। फिर प्रसरण दाब C के समानुपाती होता है जब ताप स्थिर हो। जब दोनों को मिलाते हैं बच्चों, दोनों को मिलाते हैं तो पाई समानुपाती TC हो जाता है। पाई समानुपाती हटाते हैं तो R एक नियतांक लग जाता है, या पाई बराबर CRT हो जाता है। सांद्रता जो है विलयन के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, मतलब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो पाई बराबर हो जाता है RT अपान, भाई C का मान 1/V कर दिए तो बच्चों V इधर जाएगा तो पाई V बराबर RT हो गया। ख़त्म कहानी, इसी से मज़ा आ गया। यही अपना कौन सा बच्चों? बांठ-हाफ आदर्श का समीकरण है। बांठ-हाफ गुणांक किसे कहते हैं बच्चों? इसे आप लोग होमवर्क देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ये याद करने वाला पॉइंट है कि संगुणन या वियोजन की मात्रा को अभिव्यक्त करने के लिए बांठ-हाफ ने 1880 में एक कारण दिया जिसे बांठ-हाफ कारक कहते हैं, है ना। यह समान एवं प्रेक्षित अणुद्रव्यमानों का अनुपात होता है। सामान्य अणुद्रव्यमान और प्रेक्षित अणुद्रव्यमान का अनुपात बांठ-हाफ गुणांक कहलाता है। सामान्य अणुद्रव्यमान और प्रेक्षित अणुद्रव्यमान का अनुपात बांठ-हाफ गुणांक कहलाता है। ठीक है, याद रखिए बच्चों, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मत कहना कि बाबूजी सर ये हमसे नहीं बन पाया। और जाते जाते आखिरी क्वेश्चन आप लोगों को आणविक द्रव्यमान निकालना है पाई V बराबर CRT से। पाई V बराबर CRT से आणविक द्रव्यमान निकालना है, और इसका कोई भी बच्चा निकाल सकता है। बोले सर कैसे? मुझसे तो नहीं बनेगा। मैं बताता हूँ बाबूजी, देखो आप लोगों को थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। कैसे? मैंने कहा पाई जो है बच्चों समानुपाती है T के। कब सर? जब सांद्रता स्थिर है। क्या है? सांद्रता स्थिर है तो तापमान के समानुपाती होता है। पाई समानुपाती होता है C के जब ताप स्थिर होता है। क्या होता है बच्चों? ताप स्थिर होता है। दोनों को मिलाकर लिखने से CT हो जाता है, पाई बराबर R एक नियतांक हो जाता है बच्चों, या पाई बराबर आपका हो जाएगा CRT। अब चूंकि आपको C बराबर पता है कि 1/V होता है, इसलिए पाई बराबर हो जाएगा बच्चों RT/V। ये तो आपको सबको पता है ना। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो सबको पता है। लेकिन एक चीज़ और आप लोग समझो कि पाई बराबर होता है कभी कभी N/V। यदि यहाँ पर जहाँ पर N है मोल की संख्या, यहाँ पर N का मोल की संख्या 1 है बच्चों, तो ये हो जाएगा nRT/V। कितना हो जाएगा? ये दोनों को बराबर, भाई 1 मोल है तो ठीक है, नहीं तो N मोल है तो N मोल के लिए इसको, क्योंकि हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है। अच्छा, N होता क्या है? मान लीजिए N है बच्चों विलेय का, N है विलेय का, क्या बोला है? बोला ना विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो N का हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। भाई भार बटा आणविक द्रव्यमान होता है मोल की संख्या की। अब इससे यहाँ पे वैल्यू रखो, WB बटा MB गुणे RT/V।
ठीक है बच्चों, एम बी निकालना है तो एम बी उधर हो जाएगा, डब्ल्यू बी आर टी अपान एम बी निकल के अपना पाई भी हो जाएगा। ये अपना आ गया आणविक द्रव्यमान, ये अपना आ गया आणविक द्रव्यमान। चीज़ें क्लियर है बच्चों, ये भी अपना हो गया कंप्लीट, है ना। तो आज का क्लास हमारा ख़त्म होता है और अब थोड़ा सा भैया थकावट सा महसूस होता है 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास में। और प्यारे बच्चों, लास्ट में फिर से मैं कहना चाहूँगा कि राउल्ट का नियम तो बिल्कुल नहीं बोलना, राउल्ट का नियम अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। प्यार भरा नमस्कार, सब लोग जय हिंद। जरूर लिखें। नोट्स लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपना पर्सनल नंबर देता हूँ 96 85 29 91 49। मात्र 100 रुपये लगता है, बढ़िया नोट्स मिलता है। 96 85 29 91 49। जय हिंद, वंदे मातरम।